हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूँ गाइज। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जो हमने ये सीरीज़ नई स्टार्ट की है, ये है बिहार का घटना चक्र का बिहार स्पेशल बुक, जो कि कोर फैक्ट्स पे बेस्ड है। मतलब इससे शॉर्ट में आपको बिहार से रिलेटेड जो जीके है, जो बिहार स्पेशल है, वो आपको इससे शॉर्ट कोई भी बुक नहीं प्रोवाइड कर सकता है। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, किसी भी बिहार के एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये बुक, और इसे हम गारंटीड पूरा कवर करेंगे। बहुत छोटी बुक है, बहुत टाइम नहीं लगना है इसमें। एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, इस पर प्लेलिस्ट भी बना दिया इसका, तो जो लोग देखना चाहते हैं वो घटना चक्र बिहार स्पेशल करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, रिसेंटली अपलोड हुआ है, लास्ट वीडियो वही था। बिहार एंड ओवरव्यू हमने देख लिया है, बिहार का सेंसस और उसके इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, ये सारी बातें हमने यहाँ पे देख ली हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर हिस्ट्री ऑफ बिहार, जिसमें हम लोग कवर करेंगे इनिशियली एंशिएंट हिस्ट्री। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, ऐसे ही कंटेंट देखते रहना चाहते हैं, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा जो है जो भी वीडियो आएगा आप तक जल्दी पहुंचेगा। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसको सीधा हम कवर करेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक आज का होगा एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार। हिस्ट्री ऑफ बिहार में हम कवर करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार। ठीक है, तो चलिए एक ओवरव्यू लेते हैं इसका, इसके इंट्रो के साथ। सो बिहार इज़ अ यूनिक स्टेट। यूनिक स्टेट क्यों है भैया? क्योंकि इसकी हिस्ट्री बहुत रिच रही है। मौर्य साम्राज्य, मगध जो है, मगध, वैशाली हैं, और ठीक है, और भी बड़े बड़े नाम जो है बिहार से जुड़े हैं। गौतम बुद्धा का नाम जुड़ा है। ठीक है, तो बिहार एक यूनिक स्टेट है, इंडोर्ड विथ रिच हिस्ट्री। रिच हिस्ट्री से ये जुड़ा हुआ है, एंड इट इज़ द सीट ऑफ significant mythological events that tells from Ramayana also, and it is the birthplace of prominent religious including religions जो prominent रहे हमारे सोसाइटी में, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, जो कि ब्राह्मणिज़्म के कह सकते हैं कि काट के तौर पे आए थे, तो वो भी उनका जो है प्रोमिनेंट प्लेस कोई रहा है, तो बिहार ही रहा है। इट वाज बिहार दैट स्प्राउटेड द फर्स्ट सीड ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि था बज्जियों का जो समूह था, जो क्लैन था, वो एक रिपब्लिकन बेस्ड था, डेमोक्रेसी बेस्ड था। और वर्ल्ड में सबसे पुरानी कोई डेमोक्रेसी थी तो वो थी बज्जी। इट वाज बिहार वेयर फर्स्ट ट्रू किंगडम, दैट इज मौर्य एम्पायर, रेन्ड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, पूरा इसका विस्तार जो है पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था, पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। जब मैं सब कॉन्टिनेंट की बात करता हूँ वहाँ पे आपका प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान सब इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, एंड पटना सभी जानते हैं कि बैंक ऑफ रिवर गंगा पे ये सिचुएटेड है। ये कैपिटल हुआ करता था बिहार का शुरू से, और आज भी कैपिटल है। शुरू में राजगीर था, वो अलग बात है, बट अभी करंट में है पटना, जो कि राजगीर के बाद बना था। ठीक है, उसके बाद अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। तो बिहार का जो है पार्टीशन भी हुआ है, बंगाल से अलग हुए थे हम लोग, बिहार और उड़ीसा साथ में। उसके बाद झारखंड 2000 में अलग हुआ। ये सब बातें हम पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी हैव इनकैप्सुलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्ज़ाम। तो मेन हमारा फोकस जो होने वाला है वो एग्ज़ाम का ही फोकस होने वाला है। तो इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, क्या क्या देखा हमने, देखा कि भैया हमारी जो हिस्ट्री रही है, मतलब बिहार की जो हिस्ट्री रही है वो रिच रही है, काफ़ी रिच हिस्ट्री हम कह सकते हैं हमारी रही है शुरू से ही। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े धर्म, जो बड़े नाम है, रिलीजन्स बड़े बड़े, जैसे कि आपका बुद्धिज़्म, जैनिज़्म का प्रोमिनेंट प्लेस रहा है। ये शायद इसी वजह से, इन बिहाराओं की वजह से, मोनास्ट्रीज की वजह से बिहार इसका नाम भी पड़ा है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया का मतलब एक बहुत बड़ा एम्पायर, मौर्य एम्पायर, जो कि पूरे इंडिया ही नहीं सब कॉन्टिनेंट को कवर किया था,
वो भी बिहार में ही है। चलिए अब हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार से, स्पेसिफिक बिल्कुल एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिमेन्स ऑफ लोअर पेलियोलिथिक। देखिए पेलियोलिथिक पीरियड जो है, पेलियो मतलब होता है स्टोन, पेलियो मतलब होता है पुराना, सॉरी ये होता है ओल्ड, ठीक है। पेलियो मतलब होता है ओल्ड एंड लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो ओल्ड स्टोन जो पीरियड होता है उसे पेलियोलिथिक बोलते हैं। और पेलियोलिथिक को भी अपर, मिडिल एंड लोअर पेलियोलिथिक में बांटा गया है। तो बिहार में जो रिमेन्स हैं वो अपर और मिडिल के नहीं है, सीधा लोअर से स्टार्ट होता है, ये एक फैक्ट है। द रिमेन्स ऑफ लोअर पेलियोलिथिक पीरियड हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम मुंगेर, ठीक है। द रिमेन्स ऑफ लोअर पेलियोलिथिक पीरियड हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम विच प्लेस, मुंगेर। तो ये एक फैक्ट है और ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी सवाल। तो एक एक फैक्ट की कीमत है, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। द रिमेन्स ऑफ द नियोलिथिक एज हैव बीन फाउंड इन चिरांद। चिरांद पड़ता है कहाँ पे, सारण डिस्ट्रिक्ट में। और चेचर पड़ता है वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। ये दोनों नाम पूछे जाते हैं, नियोलिथिक एज से रिलेटेड है। चिरांद सारण डिस्ट्रिक्ट में और चेचर जो है वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। उन लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है जिन्होंने बिहार स्पेशल बिल्कुल नहीं पढ़ा है, उनको ये वीडियो बार बार थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। लेकिन जिनका रिवीजन पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। तो नियोलिथिक एज से रिलेटेड दो साइट, चिरांद जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में, और ये तो नेशनल वाले जो आप हिस्ट्री पढ़ोगे उसमें भी चिरांद का जिक्र है, ठीक है। चेचर का वहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, मिल भी जाएगा बिहार वाला उसमें जो है ना, जो साइट्स नियोलिथिक के, तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है। चेचर जो है वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है। नाउ इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट बिहार इज फाउंड इन अर्थवेदा एंड पंचविश ब्राह्मणा। तो ये भी सवाल आ चुका है बीपीएससी में कि एंशिएंट हिस्ट्री का जो है मेंशन या फिर इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो अथर्ववेदा से प्राप्त होता है और पंचविश ब्राह्मणा से भी हमें प्राप्त होता है। अथर्ववेदा एंड पंचविश ब्राह्मणा मेंशन दैट ब्रात्य, इसमें क्या मेंशन किया गया, बिहार में लोग जो रहते थे मगध में, स्पेशली बिहार में मगध किंगडम था, मगध एम्पायर था, मगध जो है जनपदा था, महाजनपदा। तो ब्रात्य वहाँ के लोगों को बोला गया है। बट इट इज़ मेंशन इन ऋग्वेदा दैट अर्लीस्ट इनहेबिटेशन ऑफ मगधा वेयर क्षत्रियास they were looked down upon by Aryans because they did not know about the Vedic sacrifices। तो बिहार में जो लोग रहते थे उनको आर्यंस अच्छे नज़र से नहीं देखते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये वैदिक जो है सैक्रिफाइसेस के बारे में नहीं जानते हैं, तो ये लोग निम्न कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है। ऐसा आर्यंस का मानना था। एक बहुत बड़ा नाम है आर्कियोलॉजी में जिसका नाम है कनिंघम, एलेक्जेंडर कनिंघम इनको बोला जाता है, बहुत बड़ा नाम है। ही डिस्कवर्ड द बोध गया टेम्पल इन बोध गया, ठीक है। बोध गया टेम्पल का डिस्कवरी जो किया था वो एलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। एंड एलेक्जेंडर कनिंघम की बात करें तो ही ऑल्सो एक्सकेवेटेड द साइट एट गिरियक हिल, गिरियक हिल पे भी एक साइट को एक्सकेवेट किया था। एंड इन्होंने अनर्थ किया था इंद्रशिला केव विच इज़ डिस्क्राइब्ड बाई वेनसांग एंड फाहियान इन देयर ट्रैवलर्स, ठीक है। कनिंघम का नाम आता है, बिहार के खुदाई की बात करें स्पेशली बोध गया के टेम्पल की, और साथ में गिरियक हिल के भी साइट की खुदाई की थी, जहाँ से इंद्रशिला केव के बारे में पता चलता है, जिसकी जिक्र चाइनीज़ ट्रैवलर्स ने की थी, जैसे कि वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के समय में आया था, और फाहियान जो कि विक्रमादित्य द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय आया था, ठीक है। इन्होंने भी इसकी जिक्र की है। वही अगर बात करें कनिंघम्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट की, सो दैट वाज द डिस्कवरी ऑफ बड़गांव, द साइट ऑफ एंशिएंट नालंदा मोनास्ट्री नियर राजगीर, ठीक है। बड़गांव जो है जिसमें नालंदा मोनास्ट्री जो है राजगीर के पास है, ये साइट डिस्कवरी जो है कनिंघम की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट मानी जाती है, जिसमें नालंदा यूनिवर्सिटी बिल्कुल खुल किया जाता है। 2 inscriptions were also found here on which नालंदा was engraved, ठीक है। तो नालंदा इनग्रेव पता चला, तो हमें ये पता चला कि भैया ये जगह नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए से जुड़ी हुई है। कनिंघम डिस्कवर्ड द एंशिएंट साइट ऑफ वैशाली, वैशाली को भी इन्होंने एक्सकवेट किया, एंशिएंट साइट को डिस्कवर किया ऑन द बेसिस ऑफ रिमेन्स ऑफ बसाड़। बसाड़ एक जगह है वैशाली में ही है। एंड कनिंघम ऑल्सो अनअर्थ केसरिया स्तूप,
केसरिया ईस्ट चंपारण में पड़ता है बिहार के, जहाँ पे अशोक पिलर जो है, केसरिया स्तूप जो है ये अशोक से ही रिलेटेड था, ठीक है। और अशोक का पिलर जो है लौरिया अरेराज, ये अगेन अरेराज जो है ये भी ईस्ट चंपारण में ही पड़ता है, लौरिया अरेराज। तो और अरेराज का जो अशोकन पिलर है ये भी कनिंघम ने ही डिस्कवर किया था, ये भी कनिंघम ने ही डिस्कवर किया था। फ्रॉम द लेटर वैदिक पीरियड दिस रीजन ऑफ बिहार बिकम द पार्ट ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। फ्रॉम द लेटर वैदिक पीरियड दिस रीजन ऑफ बिहार बिकम द पार्ट ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। अच्छा, द एरियाज अराउंड मॉडर्न राजगृह आपका जो आज के डेट में बिहार का है, और गया, इन दोनों का जो है मेंशन हमें अथर्ववेदा में मिलता है। द एरियाज अराउंड मॉडर्न राजगृह और गया का जो एरिया है इसका मेंशन हमें कहाँ से मिलता है? अथर्ववेदा से मिलता है। द मेडिसिन इज़ टू क्योर लेप्रोसी कुष्ठ रोग को बोलते हैं। दिस वाज इन्वेंटेड बाय फर्स्ट फीमेल डॉक्टर नेम्ड असुरा मायारूप पहली फीमेल लेडी डॉक्टर थी, ठीक है, और ये रहती थी मगध में। इन्होंने कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी के क्योर के लिए इन्होंने मेडिसिन उस समय बना दिया था, ठीक है। कुष्ठ रोग आज भी नहीं गया है, ठीक है, बट मेडिसिन उस समय बन गया था, ठीक है। आर्यंस इंटर्ड द मिथिला रीजन ऑफ बिहार इन लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। आर्यंस कब मिथिला रीजन ऑफ बिहार में इंटर करते हैं? ये करते हैं लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। आर्यंस इंटर्ड द मिथिला रीजन ऑफ बिहार in later Vedic period. Aryans enter the Mithila region of Bihar in the later Vedic period. जो पहली डेमोक्रेटिक सिस्टम जो बनती है गवर्नमेंट की, द फर्स्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड इज ट्रेस्ड टू वैशाली। द फर्स्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज इन द वर्ल्ड इज ट्रेस्ड टू वैशाली। पहली जो डेमोक्रेटिक सिस्टम थी वो बज्जियों का गणराज्य था, जैसा कि आप जानते हैं। बज्जी ही नहीं, और भी क्लैन थे, सब मिला के वैशाली में रहते थे। तो ऐसे कई सारे गणों का समूह था, ठीक है, जहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो किया जाता था। ये पहली जो है वर्ल्ड की डेमोक्रेटिक सिस्टम थी जो कि हमारे बिहार में थी, वैशाली में, जहाँ पे कोई राजा नहीं था, बहुत सारे लोग जो है मिल के शासन करते थे, जनता का शासन था। The story of Videha Madhava is found in Satpat Brahmana, in which Videha Madhava lived on the bank of Saraswati river and was holding Vaiswanar, that is fire in his mouth। ये कहानी जो है सतपथ ब्राह्मण में मेंशन की गई है, जिससे कि हमें एक्चुअली पता चलता है बिहार की टेरिटरी का। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है यहाँ पे, ये कहानी ये क्यों लिखी गई है? क्योंकि सतपथ ब्राह्मण में ये कहानी लिखी गई जिससे हमें पता चलता है कि बिहार का उस समय टेरिटोरियल एक्सपेंशन क्या था। तो देखिए कहानी कुछ ऐसे है कि एक विदेह माधवा थे, और वो जो है विदेह माधवा जो है वो रहते थे ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरस्वती एंड वॉज होल्डिंग fire in his mouth, that is Vaiswanar. As soon as the name of Ghrita was taken, the fire came out of his mouth and stopped on the bank of Sadanira, जो कि प्रेजेंट डे में जो गंडक रिवर है उसे सदानीरा बोला जाता है। while burning the rivers, Videha Madhava followed Agni with his guru Gautam Rahugan अप टू द बैंक ऑफ सदानीरा। सदानीरा गंडक का पुराना नाम था। द सदानीरा रिवर वाज बाउंड्री ऑफ कोसल एंड विदेहा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो ये बिहार का एरिया है वो हमें सतपथ ब्राह्मण से बिहार की टेरिटरी का जो है पता चलता है। और सवाल यही पूछा जाता है कि बिहार की टेरिटरी का पता हमें कहाँ से चलता है? तो हमें पता चलता है सतपथ ब्राह्मण से, इस कहानी से कि मुंह में उन्होंने अग्नि होल्ड किया था। किसने? इनका नाम था विदेह माधवा। विदेह माधवा ने मुंह में अग्नि होल्ड किया था, और जैसे ही उन्होंने घृता बोला वो आग बाहर निकल गया, और वो तो जो बैंक था सदानीरा यानी गंडक नदी का, उसको ये फॉलो करने लग गए। ठीक है, वो उसको ये जलाने लग गया, आग बढ़ने लग गया, और उस आग को पीछे पीछे इन्होंने फॉलो किया विदेह माधवा और गौतम राहुगन ने। और इससे पता चला कि सदानीरा जो थी वो बाउंड्री थी बिटवीन कोसल एंड विदेहा की, कोसल एंड विदेहा की। विदेहा जो है, विदेह जो है, और कोसल की बाउंड्री हुआ करती थी।
तो देखिए 16 महाजनपदा थे पहले, 16 महाजनपदा थे बिहार के, जिसमें से 3 महाजनपदा जो थे बहुत इम्पोर्टेंट, मगध, वज्जी और अंगा, ये जो है बिहार में थे। और ये हमें पता चलता है कहाँ से, किस सोर्स से, ये भी पूछता है। तो ये अंगुत्तर निकाय एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है, वहाँ से, और भगवती सूत्र जो कि एक जैन लिटरेचर है। इन दो हमें सोर्सेस से पता चलता है कि 16 जो महाजनपद थे 7वीं सेंचुरी बीसी में, मतलब 700 बीसी के आसपास में, उनमें से 3 महाजनपदा मगध, वज्जी और अंगा ये हमारे बिहार में थे। 2 सोर्स से पता चलता है, अंगुत्तर निकाय जो कि बुद्धिस्ट लिटरेचर है, और भगवती सूत्र जो कि एक जैन लिटरेचर है। द कैपिटल ऑफ अंगा दैट इज़ मॉडर्न भागलपुर, द कैपिटल ऑफ अंगा दैट इज़ इन मॉडर्न भागलपुर और मुंगेर का कुछ एरिया मिला दिया जाए तो अंग हुआ करता था उस समय का महाजनपदा, व चंपा, इसकी राजधानी थी चंपा। ठीक है, इसकी राजधानी थी चंपा। मगध की इनिशियल थी गिरिब्रज या फिर राजगीर बोल सकते हैं। बाद में मगध की जो है उदयन ने बदल दिया था कैपिटल को और बना दिया था पाटलिपुत्रा को। बट हम चूँकि बात कर रहे हैं अंग की, तो अंग की जो है एरिया जो देखें तो प्रेजेंट डे भागलपुर और मुंगेर के एरिया में अंग हुआ करता था, और इसकी कैपिटल थी चंपा। इसे जो है मगध में मिला लिया था बिंबिसार ने। बिंबिसार जो था हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर था, बिंबिसार जो था हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर था। इसने जो है अंग को कनकर करके ब्रह्मदत्त को मारा था शायद, और अंग को मगध में मिला लिया था। ठीक है, द बज्जी संघ जो था, इट वॉज ए यूनियन ऑफ 8 रिपब्लिक्स। बज्जी जो संघ था ये 8 रिपब्लिकों का एक समूह था, नॉर्थ ऑफ मगध एरिया में ये पड़ता था। यानी कि प्रेजेंट डे अगर बात करें तो वैशाली जिला जो है वो बज्जियों का गढ़ हुआ करता था। इन विच विदेहा, वज्जी एंड लिच्छवी वेयर पार्टिकुलरली फेमस। जो विदेह रिपब्लिक था, बज्जी रिपब्लिक था और लिच्छवी रिपब्लिक जो था, ये बहुत फेमस थे इन 8 रिपब्लिकों में से। टोटल बज्जी संघ जो था वो 8 रिपब्लिकों का ग्रुप था, बट फेमस कौन कौन थे? विदेश रिपब्लिक, इसके अलावा बज्जी और लिच्छवी। तो द लिच्छवीज वेयर द मोस्ट पावरफुल इन बज्जी संघा हुज कैपिटल वाज वैशाली। लिच्छवी बहुत पावरफुल थे जिनकी कैपिटल वैशाली हुआ करती थी, विच इज़ नाउ अ विलेज ऑफ बसाड़ इन द मॉडर्न वैशाली डिस्ट्रिक्ट। बसाड़ का इंक्रिप्शन भी हमें ये बताता है। Videha was famous for philosophical kings. Videha was famous for its philosophical kings, and इसकी जो कैपिटल थी वो थी मिथिला। विदेह रीजन की जो है कैपिटल थी मिथिला। तो देखिए हमने देखा था कि जो वो कहानी थी सदा नीरा जो है वो कौशल और विदेह के बीच में था। तो विदेह जो है, विदेह क्या है? बिहार का पार्ट था उस समय। ठीक है, बिहार का पार्ट था। तो हमें टेरिटरी का शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है। विदेह की कैपिटल थी मिथिला। महात्मा बुद्धा के बारे में अब हम जानेंगे, महात्मा बुद्धा के बारे में। तो अगर महात्मा बुद्धा की बात करें तो इनका जन्म सबसे पहले बात कर लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। ये मतलब बेसिक फैक्ट है यार, इसको याद करना ही पड़ेगा आपको। लुम्बिनी जो कि प्रेजेंट डे नेपाल में पड़ता है। ये लुम्बिनी जो है कपिलवस्तु, लुम्बिनी ऑफ कपिलवस्तु जो कि प्रेजेंट डे नेपाल में पड़ता है, यहाँ पे इनकी जन्म हुई थी। और इनका क्लैन क्या था? तो ये शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे, इसीलिए इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इनका दूसरा नाम शाक्य मुनि भी, इनके कई सारे नाम हैं, तो इनको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका क्लैन था शाक्य। इनका डेथ हो गया 80 साल की उम्र में कुशीनगर में, जो कि मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के आसपास का एरिया है। यहाँ पे 483 बीसी में इनका देहांत हो गया। एंड चाइल्डहुड इनका जो नेम, देहांत नहीं कहेंगे इस महान व्यक्ति के लिए, महापरिनिर्वाण कहते हैं इस इवेंट को। ठीक है, महापरिनिर्वाण हुआ था इनका। खैर, चाइल्डहुड नेम जो था इनका सिद्धार्थ था। इनके फादर का नाम था सुदोधन। ये सब भी पूछता है। ठीक है, बचपन का नाम क्या था, फादर का नाम क्या था, मदर का नाम क्या था? तो इनकी मदर का नाम था महामाया, बट इनको ज़्यादातर पाला पोसा था प्रजापति गौतमी ने, जो कि इनकी स्टेप मदर थी। आंट थी, स्टेप मदर थी। इनकी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, 16-17 साल की उम्र के आसपास में ही शादी हो गई थी। यशोधरा से हुई थी, जिसका अलग नाम बिंबा, गोपा, भड़क चन्ना भी बोला जाता है। और इनका बेटा था एक राहुल।
राहुल। तो ये हो गया इनका थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन, बायोडाटा कह सकते हैं। चलिए अब हम जानेंगे कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं 4, उनके बारे में सवाल कई बार बहुत सारा पूछता है। तो उनके रिलेटेड आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर, सबसे नंबर 1 2 3 ऐसे ऑर्डर हो गया। फिर प्लेस कहाँ कहाँ हुआ, कौन से साल में हुआ, प्रेसिडेंट कौन थे, रूलर उस समय कौन थे, और इम्पोर्टेंट कुछ और फैक्ट क्या निकला उससे, वो सब हम देखते हैं। तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वो राजगृह में हुआ था। राजगृह में हुआ था 483 BC, यानी जिस साल महात्मा बुद्ध का निधन हुआ था, महापरिनिर्वाण को प्राप्ति हुई थी, उसी साल ये जो है बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। और ये कंडक्ट करवाया था अजातशत्रु ने, यानी कि अजातशत्रु था उस समय गद्दी पे बैठा हुआ, हर एक डायनेस्टी को बिलोंग करता था, बिंबिसार का लड़का था। और प्रेसिडेंट बनाया गया था इस बुद्धिस्ट काउंसिल का महाकश्यप को। महाकश्यप को प्रेसिडेंट भी पूछता है, रूलर भी पूछता है, तो सभी याद रखेंगे। क्या यहाँ से निकल के आया, तो यहाँ पे कंपाइलेशन हुआ विनय पिटक और सुत्त पिटक को। जो त्रिपिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, उनमें से 2 पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक का कंपाइलेशन इस पार्टिकुलर काउंसिल में हुआ था। सेकेंड काउंसिल की बात करें तो ये वैशाली में हुआ था। सेकेंड काउंसिल की बात करें तो ये वैशाली में हुआ था। किस साल हुआ था, तो ये 383 BC में हुआ था। सेकेंड काउंसिल जो हुआ था 383 BC में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट थे सबाकामी, इसके प्रेसिडेंट थे सबाकामी। और इस समय जो रूलर था वो था कालाशोक। इस समय जो रूलर था वो था कालाशोक, जो कि शिशुनाग डायनेस्टी से बिलोंग करता था। आउटपुट क्या रहा, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, तो यहाँ पे जो है स्प्लिट हो गया था बुद्धिस्ट ऑर्डर में। बुद्धिस्ट ऑर्डर में स्थाविरवादिनीज और स्थाविरावदनीज और महासंघिका में ये बट गया था। बुद्धिस्ट ऑर्डर जो था ये स्प्लिट हुआ था सेकेंड में। थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो पाटलिपुत्रा में हुआ था। साल था ये 247 BC, कहीं कहीं 251 भी देता है, बट ठीक है 247 सही है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये अशोक के समय हुआ था। अशोक द ग्रेटेस्ट, ठीक है, अशोक द ग्रेट, अशोक महान के समय में ये हुआ था, ठीक है। और इसका प्रेसिडेंटशिप किया था मोगलीपुत्र तीसा ने। इसके प्रेसिडेंटशिप किसने किया था, मोगलीपुत्र तीसा ने इसका प्रेसिडेंटशिप किया था। इम्पॉर्टेंट क्या निकला यहाँ से, कोडिफिकेशन हुआ था थर्ड पिटक का, जो जिसका नाम है अभिधम्म पिटक। थर्ड पिटक जो कि अभिधम्म पिटक है त्रिपिटक में, उसका कोडिफिकेशन यहाँ पे हुआ था। फोर्थ काउंसिल हुई थी, ये कश्मीर में हुई थी, एक जगह है कुंडलवन, कुंडलवन कश्मीर में ये हुई थी। और कब हुई थी, तो 1st सेंचुरी AD में हुई थी। और उस समय जो गद्दी पे बैठा था वो था कनिष्क, कुषाण डायनेस्टी का महानतम शासक था। और अगर बात करें इसके प्रेसिडेंट की, तो इसमें प्रेसिडेंट भी थे और वाइस प्रेसिडेंट भी थे। तो वसुमित्र जो थे वो प्रेसिडेंट थे और अश्वघोष थे, ये पटना के निवासी थे, हालांकि कनिष्क इनको लेके चला गया था, तो ये थे वाइस प्रेसिडेंट। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या निकल के आया, डिवीज़न हो गया था बुद्धिज़्म का, महायान और हीनयान में बुद्धिज़्म बट गया था, डिवीज़न हो गया था। वही अगर हम बात करें जैन काउंसिल्स की, तो जैन के 2 ही काउंसिल हुए हैं, ठीक है, जैन के 2 ही काउंसिल हुए हैं। पहला जो काउंसिल था जैन का वो हुआ था पाटलिपुत्रा में। देखो जैन के बारे में आगे पढ़ेंगे, महावीर वगैरह के बारे में, बट काउंसिल जान लो, चूँकि काउंसिल पढ़ रहे हैं तो दोनों के काउंसिल एक साथ कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। बुद्धिस्ट काउंसिल्स तो देख ही लिए चारों। अब जैन काउंसिल में नंबर 1 जो काउंसिल हुआ था वो पाटलिपुत्रा में हुआ था, और साल है ये 310 BC। पहली जो काउंसिल हुई थी ये 310 BC में हुई थी। स्थूलभद्रा के प्रेसिडेंटशिप में चंद्रगुप्त मौर्य उस समय गद्दी पे थे। आउटकम क्या रहा, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, तो जैनिज़्म वाज स्प्लिटेड इनटू श्वेतांबरा एंड दिगंबरा। श्वेतांबरा ऐसे लोग होते हैं जो कि आज भी वाइट क्लैन होते हैं, मतलब कि वाइट कपड़ा पहनते हैं, और दिगंबरा जो होते हैं वो होते हैं बिल्कुल न्यूड, एक भी उनके शरीर पे कोई भी वस्त्र नहीं रहता है, आज भी वो बिल्कुल न्यूड घूमते हैं। साथ में यहाँ पे कंपाइलेशन हुआ 12 अंगाज का, ठीक है, ये फर्स्ट काउंसिल पाटलिपुत्रा में। सेकंड और आखिरी कह सकते हैं जो जैन काउंसिल हुआ था वो बल्लभी गुजरात में हुआ था। कब हुआ था, 512
BC नहीं, ये AD होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। 512 AD में हुआ था ये, BC नहीं होगा। और यहाँ पे प्रेसिडेंट थे उस समय देवराधि क्षमा रामना, ठीक है, देवराधि क्षमा रामना थे इसके प्रेसिडेंट। फाइनल कंपाइलेशन हुआ रिलीजियस टेक्स्ट का, ठीक है। ये हो गया आपका दोनों के काउंसिल्स, बुद्धिज़्म के और जैनिज़्म के। अब हम वही चीज़ कंटिन्यू करेंगे जो हमारा बुद्धिज़्म से चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो गौतम बुद्धा की अगर बात करें तो गौतम बुद्धा ने लेफ्ट किया था अपने घर को, इस प्रोसेस को बोलते हैं महाअभिनिष्क्रमण, ठीक है। जब उन्होंने घर को छोड़ा था, इस प्रोसेस को महाअभिनिष्क्रमण कहते हैं। और ये पूछा जाता है सवाल के तौर पे। तब उनका एज था 29 साल। उसके बाद ये गए और 6 साल तक बहुत ही डीप पेनांस किया, तपस्या करी, बहुत ही डीप। इसके बाद इनको 35 साल के एज पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद ये तथागत या फिर बुद्धा कहलाए थे। सो द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज ऑन द बैंक्स ऑफ निरंजना रिवर अंडर द पीपल ट्री ऑन द नाइट ऑफ बैसाख पूर्णिमा वॉज कॉल्ड तथागता या फिर बुद्धा। तो ये जो नॉलेज का अटेनमेंट हुआ इनका, फल्गु नदी को पुराना नाम निरंजना नदी के नाम से जानते हैं। तो निरंजना नदी के नीचे, निरंजना नदी के पास पीपल के पेड़ के नीचे इनको ये ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद ही ये तथागत या फिर बुद्धा कहलाए थे। और फिर उसके बाद बुद्धिज़्म के फाउंडर भी बने। ऑफ कोर्स 3 ज्वेल्स है बुद्धिज़्म के 3 ज्वेल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे जाते हैं। 3 ज्वेल्स जो बुद्धिज़्म के हैं वो हैं बुद्धा, धम्मा और संघा। बुद्धा, धम्मा और संघा, यानी कि बुद्ध खुद, ठीक है, बुद्ध एक ज्वेल है। धम्म की जो नीति है उनकी, बुद्ध की नीतियों को धम्म कहते हैं, तो ये धम्म हो गया। और संघ मतलब कि जो भी मेंबर्स जुड़ते हैं उनसे रिलेटेड जो है, जो संघ में रहते हैं, ग्रुप बनता है, संघ बनता है, वो भी एक इसका ज्वेल है। तो बुद्धा, धम्मा और संघा 3 ज्वेल्स हैं बुद्धिज़्म के। 4 नोबल ट्रूथ बार बार पूछे जाते हैं बुद्धिज़्म से रिलेटेड। 4 नोबल ट्रूथ बार बार पूछे जाते हैं बुद्धिज़्म से रिलेटेड। नंबर 1 सफरिंग, दैट इज़ दुख, मतलब कि संसार में दुख है, ठीक है। नंबर 1 संसार में दुख है। नंबर 2 दुखों का कारण है। ठीक है, कॉजेज ऑफ सफरिंग है, दुख समुदाय है। और दुखों का एंड भी है, सिसेशन भी है, दुखों का सिसेशन भी है, मतलब दुख निरोध भी है, ठीक है। लेकिन उस दुख निरोध के लिए एक पाथ है दैट लीड्स टू द एंड ऑफ सफरिंग, दैट इज कॉल्ड 8 फोल्ड पाथ बोला गया है उसे। अष्टांगिक मार्ग बोला गया है। उसमें 8 जो है तरीके अपनाने हैं आपको, 8 पाथ अपनाना है ताकि आप दुखों का निवारण कर सको। तो देखिए ये 8 फोल्ड पाथ जो है वो है राइट अंडरस्टैंडिंग, यानी कि सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। राइट अंडरस्टैंडिंग यानी कि सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। राइट थॉट होना चाहिए, यानी कि सम्यक संकल्प होना चाहिए। राइट थॉट होना चाहिए यानी कि सम्यक संकल्प होना चाहिए। राइट स्पीच आपका होना चाहिए, आप जो वाणी बोलोगे वो सम्यक वक़ा होना चाहिए। राइट एक्शन, आपके एक्शंस जो हैं यानी कि जो कर्मांतता बोलते हैं, वो आपका जो कर्म है वो राइट होना चाहिए। राइट लिवलीहुड होना चाहिए, सही तरीके से पैसा कमाओ खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सम्यक आजीवा बोलते हैं इसे। राइट एफर्ट्स लगाने चाहिए आपको, यानी कि व्यायाम, आपको सम्यक व्यायाम करना चाहिए। राइट माइंडफुलनेस होना चाहिए, यानी कि सम्यक स्मृति होनी चाहिए। और राइट कंसंट्रेशन भी होना चाहिए, यानी कि सम्यक आपका समाधि होनी चाहिए, ठीक है, सम्यक समाधि होनी चाहिए। तो यहाँ पे बात करें मुत्पादा इज एसेंस ऑफ बुद्धाज टीचिंग, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मुत्पादा इज एसेंस ऑफ बुद्धाज टीचिंग। तो बुद्धा का हो गया। अब बात करेंगे महावीरा का। महावीरा जो थे इनका जन्म होता है 599 BC में। 599 BC में इनका जन्म होता है कहाँ पे, कुंडग्राम में। कुंडग्राम कहाँ पड़ता है, ये प्रेजेंट डे बिहार के वैशाली में पड़ता है, ठीक है। इनका क्लैन क्या था, तो ये जयंत्री क्लैन से बिलोंग करते थे, जयंत्री।
फिर 72 साल की उम्र में इनका निधन पावापुरी, जो कि अगेन बिहार में पड़ता है, पावापुरी में हो गया इनका निधन 527 BC में। इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी की प्रिंसेस थी और संबंध था इनका कहीं ना कहीं बिंबिसार से संबंध था। ठीक है। वाइफ इनकी यशोदा, ठीक है, वाइफ इनकी यशोदा थी और इनकी एक लड़की थी, उसका नाम था प्रियदर्शना। फिर बाद में इनके जो लड़की का शादी हुआ जमाली के साथ, यानी कि सन इन लॉ हुए जमाली, और जमाली ही पहले जो थे उपासक थे इनके, ठीक है, महावीर के पहले जो चेला कह सकते हैं वो हुए जमाली ही हुए थे। तो महावीर ने घर त्याग दिया, रिनाउंस किया एट द एज ऑफ 29 पे उन्होंने किया था और इन्होंने किया है 30 पे। और इनको 12 साल के पेनांस के बाद, 12 साल की डीप तपस्या के बाद इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, जिसे कहते हैं सुप्रीम नॉलेज। 12 साल के डीप पेनांस के बाद इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है, जिसे कहते हैं सुप्रीम नॉलेज। 42 साल की उम्र में, यानी कि 30 + 12 42 साल की उम्र में इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है। इनका जो ये नॉलेज मिला, कैवल्य प्राप्त हुआ, ये साल ट्री के नीचे ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका नियर जाम्भिक ग्राम। ठीक है, ये पूछा जाता है कि कौन सी नदी के बैंक पे, कौन सी ट्री के नीचे महावीरा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो वो ट्री था साल ट्री और वो नदी थी रिजुपालिका। तो ये भी सवाल पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। आफ्टर अटेनिंग कैवल्य ही केम टू बी नोन एज केवलिन। केवलिन कहलाए या फिर जिन कहलाए, जिन जिसे कहते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों को जीत लेना, जिन कहलाए। विक्टर, अरहत भी कहलाए, वर्दी, एंड निग्रंथ भी कहलाए, यानी कि विदाउट बॉन्डेज। ये फ्री हो गए, बॉन्डेज इन पे कोई भी नहीं, संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो गए। ये जैनिज्म के फाउंडर नहीं थे, ये जैनिज्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, 24वें तीर्थंकर थे। पहले थे ऋषभदेव। ठीक है, जो 3 जेवल है जैनिज्म में भी है। 3 जेवल जो था वहाँ पे बुद्धा, धम्मा और संघा बुद्धिज़्म में, यहाँ पे जैनिज्म में भी 3 जेवल है, बट ये है राइट फिलोसफी, राइट नॉलेज एंड राइट कैरेक्टर। राइट फिलोसफी, राइट नॉलेज एंड राइट कैरेक्टर। यहाँ पे 3 जेवल अलग है। वहाँ पे क्या था, बुद्ध था, धम्म था और संघ था। यहाँ पे जेवल जो है राइट फिलोसफी है, राइट नॉलेज है और राइट कैरेक्टर है। तीनों राइट वाला है। ठीक है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, आपको याद रखना। यहाँ वहाँ पे 4 ट्रूथ थे, यहाँ पे 5 वोज हैं, जिसे हम कहते हैं 5 महाव्रता। 5 महाव्रता, और जो 5वां है इसमें ब्रह्मचर्य वाला, ये जो है ये इसमें ऐड किया था महावीरा ने, और 4 जो थे वो पहले से आ रहे थे। तो 5 वोज जो हैं, 5 ग्रेट वोज जो कहते हैं, जिसे 5 महाव्रता कहते हैं, उसमें नंबर 1 है अहिंसा, नॉन वायलेंस। दूसरा है सत्य, ट्रूथफुलनेस। तीसरा है अस्तेय, नॉट स्टीलिंग, चोरी नहीं करना। चौथा है अपरिग्रह, यानी कि नॉन इक्विजिशन। और 5वां जो है, जिसे महावीर ने जोड़ा था, और पूछा जाता है कि 5वां किसने जोड़ा था, तो ये महावीर ने जोड़ा था। ठीक है, चेस्ट लिविंग। जो बाकी 4 थे वो पार्श्वनाथ ने ही दे दिया था वो कॉन्सेप्ट, जो 4 बोझ थे। बाकी जो 5वां है ब्रह्मचर्य, ये महावीर ने जोड़ा इसमें। ठीक है, और पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे, जस्ट मतलब महावीर से पहले वाले। यहाँ पे वो मिल भी जाएगा शायद। तो 5th वो जो है, ये देखिए यहाँ पे ब्रह्मचर्य जो है, 5वां वो ब्रह्मचर्य, ये जो है महावीर ने प्रिस्क्राइब किया था। वाइल रिमेनिंग 4 वोज वेर प्रोपाउंडेड बाई पार्श्वनाथ। ये मैंने आपको अभी बता ही दिया था। स्यादवाद क्या होता है? स्यादवाद को अनेकांतवाद भी बोलते हैं या फिर सप्तभंगी भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविलिटी ऑफ नॉलेज। इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि देखिए, जैनिज्म कहता है कि कोई भी चीज़ को आप 100% नहीं कह सकते कि यही है, मैं ये बोल रहा हूँ यही है, ऐसा नहीं होता। स्यादवाद यानी कि अनेकांतवाद की थ्योरी दे सकते हो कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। ठीक है, स्यादवाद, शायदवाद भी इसे कह सकते हो, स्यादवाद भी कह सकते हो।
सप्तभंगी भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ में आप श्योर शॉट नहीं कह सकते 100% कि यही होना ही होना है, यही है ही, ऐसा नहीं है। जैनिज्म कहता है कि सियादवाद में रहो आप, कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। फिर आता है, अब आ गया यहाँ पे जैनिज्म बुद्धिज़्म ख़त्म, राइज ऑफ मगध एम्पायर आता है, राइज ऑफ मगध एम्पायर। सो अकॉर्डिंग टू पुराणास, पुराणों की बात करें, फर्स्ट डायनेस्टी जिसने मगध में रूल किया था वो बृहदर्थ डायनेस्टी थी। बृहदर्थ डायनेस्टी थी पहली, जिसके फाउंडर थे जरासंध। जरासंध इसके फाउंडर थे एंड ही वाज द रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, जिसे भीम ने हराया था। जरासंध का अखाड़ा भी है, ठीक है। भीम ने हरा दिया था मल्ल युद्ध में और वहाँ पे जरासंध मारे भी गए थे। हुज डिस्क्रिप्शन इज ऑल्सो फाउंड इन महाभारत, महाभारत में भीम है, ठीक है। तो इसका पहली जो डायनेस्टी है पुराणों के हिसाब से बृहदर्थ डायनेस्टी हुआ करती थी। फिर आती है हर्यक डायनेस्टी। अकॉर्डिंग टू अदर लिटरेरी सोर्सेज, फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ मगधा वाज हर्यक डायनेस्टी। पुराणों के अलावा दूसरी लिटरेरी सोर्सेज की बात करें तो मगध पे पहली जो डायनेस्टी थी वो हर्यक डायनेस्टी थी और इसके फाउंडर थे बिंबिसारा। बिंबिसारा का पीरियड जो था वो 544 बीसी से लेकर 492 बीसी का था। बिंबिसार का जो पीरियड था वो 544 बीसी से लेकर 492 बीसी का था। एंड बिंबिसार ने शादी किया था कोसल देवी, जो कि बिंबिसार ने एक्चुअली मैट्रिमोनियल बहुत अलायंसेस किए थे, 3 शादियां करी थी और तीनों से इनको मतलब कूटनीति वाला ये शासक था, बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे कोसल देवी से शादी किया, सिस्टर ऑफ प्रसेनजीत थी, और बदले में काशी इसको डॉरी में मिल गया और कोसल नरेश भी झगड़ा नहीं करता था इसके साथ, तो एक संबंध बना लिया। अपार्ट फ्रॉम दिस ही ऑल्सो मैरिड द प्रिंसेस ऑफ वैशाली चेलन्ना। चेटक की पुत्री चेलन्ना से शादी किया था, ठीक है। चेटक की पुत्री वैशाली वाली चेलन्ना से शादी किया था। इसके अलावा बिंबिसार ने कनकर किया था, एक शादी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ठीक है, बिहार स्पेसिफिक है इसलिए शायद नहीं किया है। मद्र राजकुमारी पंजाब की खेमा से भी शादी किया था बिंबिसार ने। मद्र की राजधानी यानी कि मद्र राजकुमारी यानी कि पंजाब की राजकुमारी खेमा से भी शादी किया था। खैर, बिंबिसार ने अंग के किंग ब्रह्मदत्त को हरा के उसको मार भी दिया था और अंग के किंगडम को मगध में मिला लिया था, ठीक है। बिंबिसार ने अंग का उस समय का राजा था ब्रह्मदत्त की हत्या कर दी, लड़ाई लड़ा, मार दिया और उस अंग के किंगडम को मगध में मिला लिया था। ही हैड फ्रेंडली रिलेशंस विथ चंद प्रद्योत्या जो था, जो कि अवंती का शासक था, उससे इसका जो है बढ़िया रिलेशन भी था। इसके लिए जब बीमार हो गया था चंद्र प्रद्योत्या, काफ़ी दिक्कत आ गई थी, तो जीवक को, अपने कोर्ट फिजिशियन, बिंबिसार का जो था कोर्ट फिजिशियन था जीवक, उसको ट्रीटमेंट के लिए प्रद्योत्या के ट्रीटमेंट के लिए अवंती भेजा था बिंबिसार ने। बिंबिसार वाज फॉलोअर ऑफ महात्मा बुद्धा। बिंबिसार किसके फॉलोअर थे? ये थे महात्मा बुद्धा के फॉलोअर, ठीक है। खैर, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट की माने तो हिज सन अजातशत्रु किल्ड हिम एंड बिकम द रूलर ऑफ मगधा। 492 से 460 बीसी तक इसने रूल किया था। तो बिंबिसार डायनेस्टी की बात करें तो इसमें एक फैक्ट निकल के आता है कि ये पितृहंता थे। ये सब पितृहंता एक शब्द निकल के आता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हिसाब से, बट जैनिज्म जो कहता है वो कहता है कि नहीं, दे वर नॉट पितृहंता, मारा नहीं था। बट जो बुद्धिज़्म से हमें निकल के आता है वो यही निकल के आता है कि देवर पितृहंता, मतलब कि जैसे अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, वैसे ही उदयीन ने भी अपने पिता की हत्या की थी। ये भी एक फैक्ट निकल के आता है। तो गद्दी पे बैठा, अपने पिता का हत्या करके 492 से 460 बीसी तक शासन किया। एंग्रीड बाई किलिंग ऑफ बिंबिसारा बाई अजातशत्रु, किंग प्रसेनजीत जो कि अवंती का शासक था, कोसल का शासक था प्रसेनजीत, इसने जो है काशी जो छीन लिया मगध से। बोला कि तुमने हमारे दामाद को ही, मतलब हमारे जो संबंधी हैं उन्हीं को मार दिया, तुम पुत्र हो चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुमने मारा क्यों? और प्रसेनजीत नाराज़ हो गया, ठीक है। अपनी सिस्टर की शादी किया था भाई, तो नाराज़ हो गया और क्या किया कि काशी जो है छीन लिया। काशी छीना तो इधर अजातशत्रु गुस्सा हो गया और एक लड़ाई हुई दोनों के बीच में, और अजातशत्रु ने हरा दिया, यहाँ पे प्रसेनजीत को हरा दिया, ठीक है, और फिर से काशी को मर्ज कर लिया।
काशी ही क्या, कोसल भी मर्ज कर लिया उसने। अजातशत्रु मैरिड वजीरा, वजीरा थी काशी की प्रिंसेस एंड काशी वाज अगेन रीस्टोर्ड। अजातशत्रु विद द हेल्प ऑफ हिज मिनिस्टर वसाकरा कॉज्ड स्प्लिट इन वज्जी संघा एंड डिफीटेड लिच्छवीज। देखिए, लिच्छवियों से मगध डायनेस्टी को बहुत खतरा हुआ करता था, ठीक है। और ये खतरा जो था ये अजातशत्रु चाहता नहीं था। तो अजातशत्रु ने देखा कि उनमें काफ़ी एकता थी, जो वज्जी समूह था उनमें काफ़ी एकता थी, वो एकता के वजह से हार नहीं पा रहे थे। एकता इतनी ज़्यादा थी कि वो लड़ते थे और जीत जाते थे। तो इसने क्या किया, अपने एक मिनिस्टर को भेजा, वसाकर को। ये सूत जो वसाकर है ये गया वहाँ पे फूट डाला, इनको पहले फूट डाल के इनको तोड़ा। फिर इसके बाद अजातशत्रु ने अटैक किया और लिच्छवियों को हरा दिया। और ये जानकारी हमें मिलती है भगवती सूत्र, जो कि जैन का एक लिटरेचर है, जैन का एक लिटरेरी सोर्स है। तो ये सब एडिशनल जानकारी है जो आपको थोड़ी जाननी चाहिए, ठीक है, वज्जियों का जो है। और एक और कहानी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो कहा जाता है कि ये पहले अजातशत्रु पहुंचा बुद्ध के पास पहुंचा, बोला कि मैं कैसे हराऊं वज्जियों को। तो बुद्ध ने कुछ सवाल पूछा कि वहाँ पे जो है एकता कैसी है, ठीक है, वहाँ पे वुमेन का स्थिति कैसा है। तो बोला कि वो तब तक नहीं हारेंगे जब तक उनकी एकता को आप तोड़ नहीं पाओगे। और इसको क्लू की तरह लिया अजातशत्रु ने और वसाकर को भेज के एकता तोड़ा, फिर हरा दिया। महात्मा बुद्धा डाइड ड्यूरिंग हिज रेन, 483 BC में इनकी मृत्यु हुई। और ये शासनकाल उस समय अजातशत्रु का ही था। तुरंत ही उसी साल अजातशत्रु ने 483 BC में ही पहला बुद्धिस्ट काउंसिल करा दिया राजगृह में। और इसका चेयरमैनशिप या फिर प्रेसिडेंटशिप जो कहते हैं वो महाकश्यप को दिया, ठीक है। जिस साल बुद्धा का देहांत हुआ 483 में, उसी साल तुरंत अजातशत्रु ने एक पहली जो है बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करा दी राजगृह में। क्योंकि अजातशत्रु तक जो कैपिटल थी वो राजगृह ही थी। बाद में उदयीन ने इसको पाटलिपुत्रा में चेंज किया। तो ठीक है, बात कर रहे हैं हम फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की। तो यहाँ पे चेयरमैनशिप था महाकश्यप के हाथ में। आफ्टर द डेथ ऑफ अजातशत्रु हिज सन उदयीन बिकम द रूलर ऑफ मगधा इन 460 BC, ठीक है। और इसी उदयीन ने जो है अपनी कैपिटल जो थी उस समय मगध की राजगृह, जिसे हम गिरिव्रज भी कहते हैं, इसको शिफ्ट किया पाटलिपुत्रा में। एक नई सिटी बन गई पाटलिपुत्रा, बिल्ट एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड सोन नदी। ये इसलिए शिफ्ट किया गया था, इसका एक स्ट्रेटेजिक कारण है। ये गंगा और सोन नदी के कन्फ्लुएंस पे बनने के कारण एक नेचुरल आड़ बन गया था। इससे नेचुरली लोग यहाँ पे अटैक करने के लिए भाई नदी क्रॉस करके आना पड़ेगा। तो ये घिराव बन गया, घिरा हुआ पाटलिपुत्रा बन गया, सेफ बन गया। और ये सेफ्टी देखते हुए इसको उदयीन ने अपना कैपिटल बनाया था। द 3 सन्स ऑफ उदयीन, जो कि नाम है अनिरुद्धा, मुंडका एंड नागदशक, रेस्पेक्टिवली रूल्ड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और आखिरी शासक जो था नागदशक ही था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। और शुंग डायनेस्टी की नींव पड़ गई थी, ठीक है, बृहदर्थ की नागदशक की हत्या करके। पुष्यमित्र शुंग नहीं, शिशुनाग डायनेस्टी के किंग ने हत्या की थी, ठीक है। शिशुनाग ने ही हत्या की थी। पुष्यमित्र शुंग तो मगध के मौर्य के बाद आता है। खैर, तो शिशुनाग डायनेस्टी उसके बाद आता है, हर्यक के बाद। और ये 412 से लेकर 344 BC तक इसने शासन किया, शिशुनाग डायनेस्टी ने, ठीक है। शिशुनाग डायनेस्टी ने 412 BC से लेकर 344 BC तक शासन किया। जो शिशुनाग था वो एक अमात्य था, मतलब एक मिनिस्टर था, लास्ट किंग हर्यक डायनेस्टी का, नागदशक का। गवर्नर ऑफ काशी भी था ये। 2 बातें हैं यहाँ पे निकल के आ रही हैं कि नागदशक चूँकि आखिरी किंग था और इसका अमात्य यानी कि मिनिस्टर जो था ये शिशुनाग था, और गवर्नर भी था ये काशी का। तो वैसे पोस्ट अच्छा खासा होल्ड कर रहा था। और देखा कि नागदशक तो कमज़ोर शासक है, तो इसको अपॉर्चुनिटी दिखी। सो शिशुनाग कनकर्ड अवंती, इसने अवंती को कनकर किया, कोसल को कनकर किया और वत्सा को कनकर किया। और गद्दी पे बैठने के बाद मगध का अच्छा खासा इसने जो है एक्सपेंशन किया।
लेटर इसका सन जो था कालाशोक, जिसे हम काकवर्ण के नाम से भी जानते हैं, कालाशोक ने रूलर बना कालाशोक। और कालाशोक के संबंधित एक ही फैक्ट निकल के आता है, बड़ा फैक्ट, कि भैया इसके समय सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कालाशोक के समय। सो इट वाज ड्यूरिंग कालाशोक रेन दैट द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑफ 383 BC वाज हेल्ड इन वैशाली। वैशाली में 383 BC में सेकेंड जो है बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। यहाँ पे एक बात निकल के आई कि बुद्धिज़्म का स्प्लिट हो गया इसी बुद्धिस्ट काउंसिल में। बुद्धिस्ट काउंसिल होता था तो लोग बैठते थे, बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो महान लोग थे वो बैठते थे, बातें होती थी कि क्या होगा क्या नहीं, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, ये तमाम चीज़ें। तो यहाँ पे बोला गया कि भाई बुद्धिज़्म 2 भागों में बटेगा, दैट इज़ स्थावीरा और महासंगिका, और बट भी गया यहाँ पे, ठीक है। यही सवाल पूछा भी जाता है। एक और चीज़ पूछा जाता है कि इसका जो प्रेसिडेंट कौन था, प्रेसिडेंटशिप किसने किया था, तो आप मुझे कमेंट करना, जस्ट मैंने अभी पढ़ाया था आपको। नेक्स्ट है नंदीवर्धन एंड महानंदीन वाज द लास्ट। नंदीवर्धन को ही महानंदीन कहते हैं। ये लास्ट रूलर था शिशुनाग डायनेस्टी का, शिशुनाग डायनेस्टी का। उसके बाद जो डायनेस्टी आई थी मगध पे वो थी नंद डायनेस्टी, और इसने तो मगध को जो है, खासकर इसका पहला शासक महापदम नंद, इसने तो मगध का एक्सपेंशन खूब किया। सो नंद डायनेस्टी जो थी ये 344 BC से लेकर 321 BC तक शासन किया इन्होंने। धनानंद का आखिरी शासन था 321 तक। महापदम नंद जो था, महापदम नंद ये जो था, इसने शिशुनाग डायनेस्टी को ख़त्म करके नंद डायनेस्टी की नींव डाली थी। महापदम नंद इसका फाउंडर था। महापदम नंद का नाम है पुराणों में बहुत सारा, उसमें से एक नाम है सर्वक्षत्रंतक। सर्वक्षत्रंतक यानी कि क्षत्रियों का विनाशक, स्लेयर ऑफ क्षत्रिय, कंप्लीट स्लेयर ऑफ क्षत्रिय, सर्वक्षत्रंतक, ठीक है। एंड ही वाज आल्सो कॉल्ड एकाछत्रा, एक छत्रा या फिर एक रट भी बोला जाता है। और खासकर एक रत वाला जो है ये बार बार सवाल पूछा जाता है, बट ये भी आप ध्यान रखेंगे, सर्वक्षत्रंतक, एक छत्रा एंड एक रथ, इसको बोला जाता है पुराणों के हिसाब से। ही इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज शूद्र। ये निम्न जाति का था, शूद्र था, ये दासी पुत्र था ये, ठीक है, दासी पुत्र था। ही इज़ डिस्क्राइब्ड एज द रूलर ऑफ इक्ष्वाकु डायनेस्टी, पांचाला, कुरु, हैया, कलिंगा, सूरसेना, मैथिली, अस्मका, वितिहोत्रा किंगडम्स, ठीक है। शूद्र ये बोला गया है, रूलर भी रहा है ये। ड्यूरिंग हिज टाइम द बॉर्डर ऑफ मगधा एम्पायर एक्सपेंडेड बियॉन्ड गंगा वैली। मतलब इसके समय में मगध का बहुत उत्थान हुआ था, गंगा से भी बियॉन्ड मगध का जो है एक्सपेंशन हुआ। द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज धनानंद, जो कि एक हठी नेता था, जिद्दी था, किसी का सुनता ही नहीं था। जैसे कि जब कौटिल्य इसके पास पहुँचे वार्निंग लेके कि भैया क्या मज़े कर रहे हो, अय्यासी कर रहे हो, नाच देख रहा था ये, इसके पास पहुँचे, छमियाँ नचा रहा था, ठीक है, इसके पास पहुँचे और वार्न किए कि भाई देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, आप एक बहुत बड़े साम्राज्य के राजा हो और आपको क्या पता है कि आप स्थिति कैसी बन रही है, अटैक होने वाला है आपके ऊपर, अलेक्जेंडर आ रहा है उधर से। तो ये बोला कि बेइज्जती कर दिया, बोला तू तुच्छ आदमी, भिखारी आदमी, मुझे समझाएगा मुझे क्या करना है, मैं राजा हूँ यहाँ का, मुझे सब पता है। उसी समय अपनी चुटिया खोल दी कौटिल्य ने और बोला कि मैं जब तक ये चुटिया बांधूंगा तभी बांधूंगा जब तक तुझे गद्दी से ना उतार। और गद्दी से उतारा भी, चंद्रगुप्त मौर्य को बैठाया गद्दी पे कौटिल्य ने और इसे उतारा था। सो ये कहानी है। चलिए अब आती है मौर्य डायनेस्टी की बात। मौर्य डायनेस्टी की बात आती है। तो मौर्य डायनेस्टी की बात करें तो यहाँ पे पहला पॉइंट है इन्फॉर्मेशन अबाउट मौर्य डायनेस्टी। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं उसका इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है। तो मौर्यों के बारे में जानकारी हमें मिलती है पुराणों से, बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर से। कौटिल्य की अर्थशास्त्र वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें जो है कंप्लीट आपको जानकारी मिलती है, बहुत सारी जानकारी मिलती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। कुछ फॉरेन के ट्रैवलर्स आए थे, उनसे भी, जैसे कि
जैसे कि एक बहुत बड़ा नाम आता है ट्रैवलर में, जो कि सेलुकस निकेटर का दूत था, मेगास्थनीस, ठीक है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि स्ट्रैबो ने कुछ लिखा है, जस्टिन ने लिखा है। स्ट्रैबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस के नाम से संबोधित किया है, वाइल एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के नाम से संबोधित किया है। तो ये भी पूछा जाता है कि सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस ये किसके नाम हैं, तो ये नाम हैं चंद्रगुप्त मौर्य के ही। जबकि अगर स्पेसिफिक पूछे कि स्ट्रैबो और जस्टिन ने क्या बोला है, तो वो बोला है सैंड्रोकोटस, और एरियन ने और प्लूटार्क ने क्या बोला है, तो ये बोला है एंड्रोकोटस। विलियम जोन्स फर्स्ट आइडेंटिफाइड सैंड्रोकोटस विथ चंद्रगुप्त मौर्य मेंशन्ड इन इंडियन टेक्स्ट। देखो, उन्होंने बोल तो दिया था, बट आइडेंटिफाई कौन करेगा भैया? ये आइडेंटिफाई किया था विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने पहली बार आइडेंटिफाई किया कि सैंड्रोकोटस जो बोला गया है वो चंद्रगुप्त मौर्य को ही बोला गया है। अब देखिए, अशोक की जो पिलर्स पे जो इंक्रिप्शन आपको दिखते हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थे वो, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट उस समय किसी को समझ ही में नहीं आ रहा था, तो लोग उसका मतलब ही नहीं निकाल पा रहे थे कि इसका क्या मतलब होगा। उस समय एक बहुत बड़ा नाम आता है इंडियन हिस्ट्री में, जिसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। इसने पहली बार ब्राह्मी को स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया, ठीक है, 1837 में, और उसके बाद हमें सारी चीज़ें समझ में आने लग गई। इन द ईयर 326 BC एलेक्जेंडर, जो कि मकदूनिया ग्रीस का शासक था, इसने इंडिया पे आक्रमण किया। सिकंदर आफ्टर क्रॉसिंग द इंडस रिवर रीचेज टू द शोर ऑफ झेलम, जिसे हम बितास्ता नदी भी कहते हैं, झेलम नदी को, और इसी बितास्ता नदी को हाइडेस्पिस भी बोला गया है, हाइडेस्पिस भी नदी बोला गया है। तो बैटल ऑफ हाइडेस्पिस जो है वो झेलम नदी पे के किनारे पे एलेक्जेंडर के साथ पोरस की लड़ाई हुई थी, ठीक है। एक गाना है ना, एलेक्जेंडर ने सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूँ। खैर, सिकंदर की लड़ाई पोरस से हुई थी। पोरस एक इंडियन शासक था। बितास्ता यानी कि हाइडेस्पिस के किनारे पे, बैंक पे ये लड़ाई हुई थी। एलेक्जेंडर की आर्मी ने फर्दर, हालांकि उस लड़ाई में देखिए, पोरस वाली लड़ाई में एलेक्जेंडर जीत गया था, लेकिन बहुत वीरता से लड़ा था पोरस, और उसकी इस वीरता को देखते हुए एलेक्जेंडर ने उसका राजपाट वापस लौटा दिया। बोला कि भैया तू बहुत महान शासक है, तू अपना राजपाट जो है वापस ले ले, मैं तेरे राजपाट को नहीं लूँगा। और सिकंदर ने वापस कर दिया था पोरस को, उसकी राजपाट को। एलेक्जेंडर उसके बाद फर्दर जब चाहा कि और नॉर्थ और ईस्ट में जाया जाए इंडिया के, तो उसकी सेना ने मना कर दिया। एलेक्जेंडर आर्मी रिफ्यूज टू एडवांस एट द बैंक ऑफ रिवर ब्यास। द टेरिटरी ऑफ नंद किंगडम स्टार्टेड फ्रॉम द रिवर ब्यास। अब उसकी सेना को पता था कि उधर जो गद्दी पे बैठा है वो नंद शासक है, और उसकी आर्मी, धनानंद की आर्मी बहुत बड़ी थी उस समय, बहुत बड़ी थी, बहुत विशाल थी। तो इस सेना को, एलेक्जेंडर की सेना को डर लग गया, डर के मारे इन्होंने मना कर दिया आगे जाने से। एट दैट टाइम द रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी वाज धनानंद। धनानंद उस समय गद्दी पे बैठा था। एलेक्जेंडर स्टेड इन इंडिया फॉर 19 मंथ्स, 19 मंथ के लिए रहा इंडिया में, और उसके बाद वापस जाने लगा। वापस जब जा रहा था तो उस पर बहुत सारे गुरिल्ला अटैक हुए, मैं कहने का मतलब छुप के बहुत सारे जाटों ने अटैक किया, और तमाम जो लोगों को हराया था उन्होंने छुप के उसकी सेना के ऊपर खूब अटैक किया, और फाइनली जो है बेबीलोनिया में पहुंचते पहुंचते ये इसकी घोड़े से गिरकर मौत हो गई थी, ठीक है। तो अलेक्जेंडर बहुत कम उम्र में ही मर गया था। अब हम बात कर लें चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल रहा वो 321 BC से लेकर 298 BC तक ये शासनकाल रहा। आफ्टर डिफीटिंग धनानंद को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, बट इसको मदद लगी थी किसकी? गुरु चाणक्य की, जिसे हम कौटिल्य भी कहते हैं, चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं। फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये गद्दी पे बैठा, मगध का रूलर बना, और मौर्य डायनेस्टी की नींव पड़ गई।
अराउंड 305 BC में एक लड़ाई हुई जो कि चंद्रगुप्त मौर्य और जो अलेक्जेंडर का नॉर्थ वेस्ट में जो गवर्नर बिठाया था उसने, सेलुकस निकेटर, इसके साथ लड़ाई हुई चंद्रगुप्त मौर्य। चूँकि अलेक्जेंडर आया था और नॉर्थ वेस्ट में बहुत सारा एरिया जीत के गया था, तो वहाँ पे अपने एक गवर्नर को बैठा के गया था जिसका नाम था सेलुकस निकेटर, और सेलुकस निकेटर से लड़ाई हो गई चंद्रगुप्त मौर्य की, और चंद्रगुप्त मौर्य इसमें जीत गया। तो ये लड़ाई से इसमें विजेता हुए चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बाद एक पोस्ट वार ट्रीटी हुआ जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को काफ़ी सारा एरिया मिला, जैसे कि काबुल इनके हाथ आ गया, अराकोसिया यानी कि कंधार इनके हाथ आया, गेद्रोसिया यानी कि मकरान भी इनके हाथ लग गया, और हेरात भी यानी कि पेरोपेमिस्डेई भी इनके हाथ लग गया, यानी कि काबुल, कंधार, मकरान, हेरात, ये सब इनके अंडर आ गया, ये सब इनके अधीन आ गया, ये सब जीत लिया इन्होंने वार ट्रीटी के तौर पे, ठीक है। साथ ही साथ सेलुकस निकेटर की जो प्रिंसेस थी, बेटी थी, उसकी शादी सेलुकस निकेटर ने करवा दी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, ठीक है। और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, कुछ हाथी, 500 हाथी गिफ्ट किए थे सेलुकस निकेटर को। इसी के बाद सेलुकस निकेटर ने अपना दूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के कोर्ट में भेजा था, और मेगास्थनीज ये वही है जिसने इंडिका लिखी थी, एंड इंडिका इज़ डिटेल में एक बुक है, ठीक है, इंडिका। हालांकि इसके जो है ओरिजिनल बुक तो हमारे पास नहीं है, बट इसका जो रेफरेंस डिफरेंट जगह से हमने लिया है, तो उसमें पाटलिपुत्रा के बारे में काफ़ी मेंशन है, ठीक है। पाटलिपुत्रा में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चंद्रगुप्त का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बारे में डिटेल में जानकारी मिलती है इंडिका से। एट द ट्वाइलाइट ऑफ द लाइफ चंद्रगुप्ता हैंडेड ओवर पावर टू हिज सन बिंदुसारा एंड वेंट टू श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। वहाँ पे भद्रबाहु जो कि एक जैन साधु थे, उनके साथ ये चला जाता है वहाँ पे श्रवणबेलगोला में, और वहाँ पे फास्टिंग के द्वारा, यानी कि सलेखना के द्वारा, फास्टिंग को सलेखना बोलते हैं, के द्वारा ये अपनी ज़िंदगी त्याग देता है और ख़त्म हो जाता है पीरियड चंद्रगुप्त मौर्य का। बिंदुसार फिर गद्दी पे बैठता है, और इसका जो शासन का पीरियड रहता है, ये रहता है 298 BC से लेकर 272 BC। बिंदुसार फिर गद्दी पे बैठता है, 298 BC से लेकर 272 BC तक शासन करता है। ही हैज़ बिन कॉल्ड अमित्रघात, भद्रसेन, सिंहसेन एक्सेट्रा। इसे अमित्रघात भी कहा गया है, यानी कि स्लेयर ऑफ इनेमी कहा गया है, अमित्रघात कहा गया है, भद्रसेन भी कहा गया है, सिंहसेन भी इसे कहा गया है। इसके शासन में इम्पॉर्टेंट क्या है, डाइमेकस करके एक एम्बासडर, सीरिया का रूलर एंटियोकस का ये एम्बासडर था, इसके शासनकाल में इसके दरबार में आता है। यही नहीं, डायोनिसियस भी आता है। डायोनिसस जो है, ये भी जो है एक दूत रहता है, और इजिप्ट के रूलर टॉलमी II का ये दूत रहता है, टॉलमी II फिलाडेल्फस का, और ये आता है मौर्यन कोर्ट में, ठीक है, बिंदुसार के समय। तो ये दो डी वाले याद कर लो, डायमेकस और डायनिसियस। डायमेकस किसका, सीरिया के रूलर एंटियोकस का, कस इसमें है, ठीक है। और डायनिसियस जो है ये फिलाडेल्फस, यानी कि टॉलमी II फिलाडेल्फस, इजिप्ट के रूलर का आता है यहाँ पे। इसके बाद बिंदुसार के बाद जो है अशोक का जो है पीरियड आता है, 272 BC से लेकर 232 BC तक ये शासन करता है, 40 साल तक लंबा शासन करता है। बट 272 में इसका कोरोनेशन नहीं होता है। कारण क्या है 272 में नहीं होने का और 269 में होने का? 269 में इसका कोरोनेशन होता है, गद्दी पे बैठता है, राज तिलक करवाता है। बता दें कि इन 3 साल में वार ऑफ सक्सेशन चलता है इसके भाइयों के बीच में, और कहा जाता है कि इसने गद्दी पे बैठने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, 100वें को छोड़ दिया था, मोगली पुत्र तीसा को छोड़ दिया था, बाकी 99 को ये मार दिया था, ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद फाइनली ये वार ऑफ सक्सेशन जो है
ख़त्म होता है 269 BC में और इसका तिलक होता है, कोरोनेशन होता है। बिफोर हिज कोरोनेशन ही वॉज गवर्नर ऑफ उज्जैन। अपने कोरोनेशन से पहले ये गवर्नर था उज्जैन का। इसके लाइफ का एक बहुत बड़ा मोड़ आता है जब कलिंग वार होता है। कलिंग कॉन्क्वेस्ट में जो कि 261 BC में ये लड़ाई होती है। अपने 9th ईयर ऑफ कोरोनेशन में ये लड़ाई लड़ता है और इसको जीत जाता है और काफ़ी ब्लड शेड होता है। उस समय बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, लगभग 1 लाख लोग मारे जाते हैं और इससे ज़्यादा लोग बंदी बना लिए जाते हैं। तो उसके बाद जो है ये ब्लड शेड देखने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन होता है। अकॉर्डिंग टू सिन्हालीज लेजेंड, अशोका एडॉप्टेड बुद्धिज्म फ्रॉम डिस्कोर्सेस ऑफ निग्रोथा एंड बिकम डिसाइपल ऑफ मोगली पुत्तीसा। बिफोर दिस अशोका वाज ए शैव फॉलोअर। इनिशियली जो है अशोक एक शैव फॉलोअर था, उसके बाद ये धीरे धीरे बुद्ध की तरफ, बुद्धिज़्म की तरफ झुकाव होता है। मोगली पुत्र तीसा जो है इसका इसी का ये डिसाइपल बनता है। ही ट्रैवल टू बोध गया ऑन द 10th ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन। बोध गया जाता है 10वें साल ऑफ कोरोनेशन। तो ये भी पूछ लेता है कि अपने शासन के, अपने कोरोनेशन के कौन से साल में ये जाता है बोध गया, ये भी पूछ लेता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ये 10वें साल ऑफ कोरोनेशन, ईयर ऑफ कोरोनेशन के 10वें साल बाद ये पहुंचता है बोध गया। इन द 14th ईयर द धम्म महामात्राज वेर अपॉइंटेड। धम्म महामात्रा ऑफिसर्स थे उस समय के, जिनका काम था जो अशोक की धम्म की नीति थी उसको फैलाना। अशोक ने एक धम्म नीति अपनाई थी कलिंग वार के बाद। बोला कि देखो, धम्म नीति बुद्धिज़्म से रिलेटेड नहीं है, बट बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। धम्म नीति अशोक की अपनी नीति थी, जिसमें इसने बोला कि पशुओं की हत्या ना करें, बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करें, पंडित की पूजा करें, पंडित को रिस्पेक्ट करें, ठीक है, ये सब जो है चोरी ना करें, बलिदान ना करें, पशुओं को ना मारे, ये सब जो है इस बातें इसमें धम्म में कही गई हैं, ठीक है। और ये धम्म नीति को फैलाना चाहता था, इसके लिए धम्म महामात्राज को अपॉइंट किया था। इन द 20th ईयर ही वेंट टू लुम्बिनी। लुम्बिनी बर्थ प्लेस था, ठीक है, किसका? बुद्ध का। एंड डिक्लेयर्ड इट उल्विक, यानी कि टैक्स फ्री कर दिया लुम्बिनी को। ये जानता था कि बुद्ध यहाँ पे जन्मे हैं, बुद्ध को रिस्पेक्ट करता था, फॉलो करता था बुद्धिज़्म को, तो ये टैक्स फ्री कर दिया लुम्बिनी को और रिड्यूस कर दिया भाग जो कि एक टैक्स हुआ करता था, 1/6 लिया जाता था उस समय, इसको 1/8 कर दिया था। अब हम बात करेंगे इंक्रिप्शंस ऑफ अशोका की। सो among the inscriptions of Ashoka, the inscriptions of Shahbaz Garhi and Mansehra both are in Pakistan and are engraved in खरोष्टी स्क्रिप्ट। तो देखिए, अशोक के जो इंक्रिप्शंस हैं कुछ खरोष्टी में हैं, बहुत सारे ब्राह्मी में हैं, लिपि की बात कर रहे हैं हम लोग, और कुछ आर्मेइक में और ग्रीक में भी हैं। तो देखिए, इतने सारे जो है स्क्रिप्ट में इसने अपनी जो है इंक्रिप्शंस को लिखवाया था, जिसमें शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा पाकिस्तान में पड़ता है, ये खरोष्टी स्क्रिप्ट में है और ये सवाल पूछा गया है पहले, इसीलिए फैक्ट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। चलिए, इंक्रिप्शंस हैव बीन फाउंड इंग्रेव्ड इन आर्मेइक स्क्रिप्ट फ्रॉम तक्षशिला में जो है आर्मेइक स्क्रिप्ट में लिखा गया है, और ग्रीक एंड आर्मेइक स्क्रिप्ट हैव बीन फाउंड फ्रॉम सारेकुना से ग्रीक और आर्मेइक दोनों में पाया गया। तो आपने क्या क्या जाना कि आर्मेइक में भी इसका इंक्रिप्शन है, ग्रीक में भी है, खरोष्टी में भी है और ब्राह्मी में भी है। तो चारों स्क्रिप्ट में इसके इंक्रिप्शंस हैं। वी ऑल्सो गेट द हिस्ट्री ऑफ अशोका फ्रॉम दीज इंक्रिप्शन। सो फार 40 इंक्रिप्शन ऑफ अशोका हैव बीन फाउंड, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अशोका की केव इंक्रिप्शन, गुफाओं में जो इंक्रिप्शंस हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सो इंक्रिप्शंस, Ashoka's inscriptions have been found on the walls of 3 caves named बराबर, जो कि जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ बिहार में लोकेटेड है, बराबर के हिल्स में। वहाँ पे 3 केव में जो है अशोक के इंक्रिप्शंस मिले हैं। ये पूछा जा सकता है आपसे कि बराबर के केव्स कहाँ लोकेटेड हैं, तो गया और जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के आसपास है, बट स्पेसिफिक पूछे तो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है।
लौरिया अरेराज जो कि ईस्ट चंपारण में पड़ता है, यहाँ पे पिलर इंक्रिप्शन पाया गया है अशोका का। दिस पिलर इज़ लोकेटेड इन ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार स्टेट। जो बिहारी हैं मौका मिले जाइए देखिए, ज़रूरी चीज़ है ये। यहाँ पे लौरिया अरेराज पिलर इंक्रिप्शन है। रामपुरवा पिलर इंक्रिप्शन, ये भी अगेन बिहार में लोकेटेड है और बिहार के वेस्ट चंपारण में लोकेटेड है। लौरिया अरेराज ईस्ट चंपारण में है, जबकि रामपुरवा पिलर इंक्रिप्शन जो है वेस्ट चंपारण में लोकेटेड है। वही अगर बात करें लौरिया नंदनगढ़ पिलर इंक्रिप्शन की, सो इट इज़ लोकेटेड इन वेस्ट चंपारण अगेन। तो लौरिया अरेराज ईस्ट चंपारण में, लौरिया नंदनगढ़ वेस्ट चंपारण में, रामपुरवा पिलर वेस्ट चंपारण में। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसी हुआ करती थी मौर्यों के काल में? एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे अब हम, उसमें सबसे पहले बात करेंगे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की। तो बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, तो किंगडम जो था इट वाज डिवाइडेड इनटू 4 प्रोविंसेस। जो किंगडम होल किंगडम था वो 4 प्रोविंसेस में बटा हुआ था, जिसको हम चक्राज के नाम से भी जानते हैं, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन था उस समय का स्मूथली चल सके। और जितने भी प्रोविंसेस थे उसको इम्पेरर के यानी कि सम्राट के रिप्रेजेंटेटिव रूल करते थे। ड्यूरिंग द रेन ऑफ इम्पेरर अशोका द नंबर ऑफ प्रोविंसेस इंक्रीज्ड टू 5। 5 हो गए थे अशोक के समय में, और पांचवा जो था वो ठीक है लास्ट में ऐड हुआ था। तो ये प्रोविंस देखिए, प्राची प्रोविंस जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता था, मध्य प्रदेशा भी बोला गया है इसे, और इसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्रा। उत्तर पथा का कैपिटल था तक्षशिला। दक्षिण पथा का कैपिटल था सुवर्णगिरी, ठीक है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। अवंती का कैपिटल था उज्जैनी, उज्जैन शहर आज का डेट का जो है। कलिंग का कैपिटल था तोसाली। तो ये 5 प्रोविंस और इसके कैपिटल भी पूछा जाता है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। प्रोविंसेस यानी कि चक्राज जो थे, दे वर एडमिनिस्टर्ड बाय ऑफिस बियरर्स नेम्ड कुमार अमात्य, कुमार या फिर आर्यपुत्र बोलते थे, ठीक है। जो बंदा एज ए होल एडमिनिस्टर करता था इन प्रोविंसेस को, या तो वो कुमार अमात्य कहलाता था, या कुमार कहलाता था, या फिर आर्यपुत्र भी कहलाता था। प्रोविंसेस वेर डिवाइडेड इनटू मंडलास। आज के डेट में जो परमंडल होता है बिहार में, जैसे डिवीज़न है ना, वैसे उस समय भी मंडल हुआ करता था, ठीक है। और मंडल के नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट आता था, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट को उस समय आहराज बोलते थे या फिर विषयाज बोलते थे, विच वेयर हेडेड बाई बिस्पति के द्वारा हेड किया जाता था। द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ सिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाज कॉल्ड स्थानिक। डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता था उसे स्थानिक बोला जाता था। गोप जो होता था वो क्लस्टर ऑफ 10 विलेजेस को हेड करता था, एडमिनिस्टर करता था। तो होता क्या था कि एक गांव को रूल करने के लिए कुछ नहीं सिस्टम था, बोला जाता था कि 10 गांवों को मिला दो और उसका एक एडमिनिस्ट्रेटर बनाओ जिसे गोप कहा जाएगा, ठीक है। तो पूरा सिस्टमेटिक तरीके से शासन चलाया जाता था, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से शासन उस समय चलता था, तो दिक्कत की कोई बात नहीं थी। अगर वही बात करें हम सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की, तो अगर बात माने हम मेगास्थनीज की, द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वाज रन बाई 30 मेंबर मंडलास। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो होता था, मेगास्थनीज की बुक है इंडिका, इसमें ये सारी बातें लिखी गई हैं, ठीक है। और मेगास्थनीज मैंने बताया था कि सेल्यूकस निकेटर का दूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये रहता था। तो इसके इंडिका की माने, इंडिका इसकी बुक थी। तो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो 30 मेंबर की मंडलास के द्वारा चलाया जाता था, जिसमें 6 कमिटियाँ बनाई गई थी, ईच कंसिस्टिंग ऑफ 5। तो टोटल 30 हो गए। हर कमेटी का 5 मेंबर हुआ करता था और ऐसे सिटी एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। ये जो 5 कमेटियाँ थी उसमें फर्स्ट कमेटी जो थी उसका काम क्या था? उसका काम था इंस्पेक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड क्राफ्ट। जो पहली इंडस्ट्री थी उसका काम क्या था, कमेटी थी, उसका काम था इंस्पेक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड क्राफ्ट। जो सेकेंड कमेटी थी उसका काम था सुपरविजन ऑफ फॉरेनर्स। मान लीजिए कि फॉरेनर्स आते थे उस समय, खूब ही आते थे, ठीक है, उनका सुपरविजन करना कि भाई कहाँ जा रहे हैं, क्या
काम कर रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, वो करना सेकंड कमेटी का काम था। थर्ड कमेटी का काम था परफॉर्मेंस ऑफ सेंसस। उस समय भी जनगणना होती थी उस समय भी जनगणना होती थी और ये काम था थर्ड कमेटी का, सेंसस कराना, जनगणना कराना। फोर्थ कमेटी का क्या काम था? फोर्थ कमेटी का काम था मैनेजमेंट ऑफ कॉमर्स। फोर्थ कमेटी का क्या काम था? फोर्थ कमेटी का काम था मैनेजमेंट ऑफ कॉमर्स। जितने भी बिजनेसेस वगैरह काम होता था वो फोर्थ कमेटी का काम होता था। फिफ्थ कमेटी का काम होता था सेल्स मैनेजमेंट एंड इंस्पेक्शन। फिफ्थ कमेटी का क्या काम था? सेल्स मैनेजमेंट करना और इंस्पेक्शन करना। सिक्स्थ कमेटी का काम था सेल्स टैक्स मैनेजमेंट करना। सिक्स्थ कमेटी का काम क्या था? सेल्स टैक्स मैनेजमेंट करना। सिस्टम ऑफ पोलिसिंग, पुलिस हुआ करते थे उस समय सिटी में और उन्हें बोला जाता था रक्षित। रक्षित बोला जाता था। जो पुलिस होते थे उनको पुलिस आज तो बोल देते हैं हम, लेकिन क्या उस समय भी पुलिस ही बोला जाता था? नहीं, उनको बोला जाता था रक्षित। ऑफिशियल्स मेंशन्ड इन ग्रीक सोर्सेस, जो ऑफिशियल मेंशन किए गए हैं मौर्य पीरियड से रिलेटेड ग्रीक सोर्सेस में, उनके नाम एक बार देख लेते हैं। तो एग्रोनोमोई, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, ये मेंशन है ग्रीक सोर्सेस में। एंटीनोमोई, इसे म्युनिसिपल कमिश्नर कहा गया है। एग्रोनोमोई यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एंटीनोमोई यानी कि म्युनिसिपल कमिश्नर बोला गया है। मिलिट्री सिस्टम की बात करें तो मिलिट्री सिस्टम काफ़ी अच्छा था उस समय। अगेन यहाँ पे 30 मेंबर्स की 6 कमिटियाँ थी, 5-5 मेंबर सब में थे। सो द मिलिट्री सिस्टम वाज डिवाइडेड इनटू 6 कमिटीज़ विच वेयर स्पेसिफाइड बाय मिलिट्री डिपार्टमेंट। ईच कमिटी कंसिस्टेड ऑफ 5 मिलिट्री एक्सपर्ट्स। देयर वाज इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट, चैरियट और नेवी। ये 5 जो कमिटियाँ थी, नंबर 1 रिलेटेड थी इन्फेंट्री से, नंबर 2 कमेटी जो देखती थी कैवलरी देखती थी यानी घुड़सवारी वाला, नंबर 3 जो थी वो हाथियों के लिए थी, एलिफेंट्स, नंबर 4 थी रथों के लिए, चैरियट्स, और नंबर 5 थी नेवी के लिए। तो कंप्लीट जो है एक जो है सिस्टम बना हुआ था उस समय। द हाईएस्ट मिलिट्री ऑफिसर वाज कॉल्ड अंतपाल। द हाईएस्ट मिलिट्री ऑफिसर वाज कॉल्ड अंतपाल। ही वाज ऑल्सो द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पेरीफेरियल एरिया। पेरीफेरियल एरिया ऐसा होता है जैसे कोई साम्राज्य है, उसकी बाउंड्री की देख रेख करना मिलिट्री ऑफिसर का ही काम था। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्याज आर्मी कंसिस्टेड ऑफ 6 लाख फुट सोल्जर्स। 6 लाख फुट सोल्जर्स। आज के डेट में देखिए, आज हमारी आबादी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, फिर भी हमारे पास 14 लाख आर्मी है, ठीक है। और उस समय जब आबादी इतनी कम रही होगी, तब भी मौर्य शासन में 6 लाख जो है पैदल सोल्जर्स हुआ करते थे। 50,000 कैवलरी हुआ करती थी उस समय, घुड़सवार मैन, और 9,000 एलिफेंट्स थे, एंड इनविंसिबल सोल्जर्स भी थे इक्विप्ड विथ 800 चैरियट्स। इनविंसिबल मतलब कि जो कभी अपराजित ही नहीं होते थे। ओके, मौर्य एम्पेरर आफ्टर अशोका की बात करें तो अशोक के बाद जो है बताते हैं कि उसके बाद जो सक्सेसर आए वो काफ़ी वीक सक्सेसर थे, जो कि साम्राज्य को, इतने बड़े साम्राज्य को चला ही नहीं पाए थे, ठीक है। सो आफ्टर अशोका द ग्रेट, द मौर्यन एम्पेरर ऑफ मगध एम्पायर, ही डाइड इन 230 BC। आफ्टर अशोका फॉर द नेक्स्ट 5 डिकेड्स, 50 सालों तक उसके वीक सक्सेसर्स ने शासन किया और साम्राज्य भी टूट गया था, ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट में बट गया था। सक्सेसर ऑफ अशोका की बात करते हैं। सो आफ्टर द पुष्यमित्रा, देखिए अशोक के मरने के बाद, सिंपल ये सब छोड़ दीजिए, अशोक के मरने के बाद साम्राज्य जो था, मौर्य जो साम्राज्य था, मौर्य एम्पायर जो था, वो 2 पार्ट में बट गया था, वेस्टर्न और ईस्टर्न में। जो वेस्टर्न पार्ट था उसमें जो रूल कर रहा था अशोक का सन था ये कुनाला। अशोक का सन था कुनाला, और कुनाल के बाद उसका सन जो था संप्रीति ने यहाँ पे शासन किया, लगभग 180 BC तक शासन किया। उसके बाद बैक्टीरिया और ग्रीक ने कंप्लीट कंट्रोल, बैक्टीरिया और ग्रीक ने यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट में कंप्लीट जो है अपना कंट्रोल पा लिया और हटा दिया बिल्कुल मौर्य एम्पायर को। ईस्टर्न पार्ट जो था वो दशरथ, जो कि नाती था, ग्रैंड सन था ये अशोका का दशरथ, और ये शासन कर रहा था ईस्टर्न पार्ट, यानी कि हमारा जो बिहार वाला पार्ट था
उसको ये कर रहा था शासन। ईस्टर्न पार्ट, बिहार वाला पार्ट था। द लास्ट मौर्यन एम्पेरर बृहदर्थ वॉज एसेसिनेटेड बाई हिज जनरल मौर्य एम्पायर को ख़त्म कर दिया, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, उसका जनरल था बृहदर्थ का पुष्यमित्र शुंग, और इसी ने इसकी हत्या कर दी बृहदर्थ की, और मौर्य साम्राज्य बिल्कुल ख़त्म हो गया। फिर शुंग डायनेस्टी की नींव पड़ गई। ठीक है, नींव पड़ गई। तो चलिए शुरू करते हैं शुंग डायनेस्टी के बारे में। आफ्टर किलिंग मौर्यन रूलर बृहदर्थ, जो कि आखिरी किंग था मौर्यन डायनेस्टी का, हिज जनरल, उसी के जनरल ने पुष्यमित्र शुंग ने उसको मार दिया। इसके बाद यही जनरल जो है मगध की गद्दी पे बैठ जाता है और नया जो है डायनेस्टी बनाता है, शुंग डायनेस्टी। ही एज्यूम द टाइटल ऑफ सेनानी, सेनानी का टाइटल भी लगाता है। एंड ही रिपल्स्ड द ग्रीक इन्वेशन, ग्रीक इन्वेंशन से लड़ता है, उनको मुंह तोड़ जवाब देता है। पुष्यमित्र शुंग परफॉर्म्ड 2 अश्वमेघ यजनास, उसका पृष्ठ जो था पुष्यमित्र शुंग का वो था पतंजलि। ठीक है, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग का पृष्ठ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट हिज सन अग्निमित्र, पुष्यमित्र शुंग का सन था अग्निमित्र, अग्निमित्र बिकम द रूलर। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी रिलेटेड टू अग्निमित्रा एंड मालविका, द ग्रेट पोएट कालिदास कंपोज द प्ले मालविक अग्निमित्र। कालिदास ने एक पोएट कंपोज किया था जिसका नाम था मालविक अग्निमित्रा। ठीक है, इसमें कहानी किसकी है? तो पुष्यमित्र के लड़के अग्निमित्र की और उसकी प्रेमिका मालविका का। देवभूति जो था ये आखिरी रूलर था इस डायनेस्टी का, देवभूति। तो आखिरी रूलर भी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है सवाल बार बार इससे। तो आखिरी जो रूलर था वो था देवभूति, जिसको मार के वसुमित्र जो था कण्व डायनेस्टी का नींव डाल देता है, कण्व डायनेस्टी का नींव डालता है वसुमित्र। सो देवभूति, जो कि देवभूति का मिनिस्टर था वसुमित्र, वसुमित्र किल्ड हिम, देवभूति को मार देता है एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ कण्व डायनेस्टी। सुशर्मा जो था ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी का आखिरी जो शासक था वो था सुशर्मा, सुशर्मा या सुधर्मा भी बोलते हैं, सुशर्मा कह लो सुधर्मा कह लो एक ही बात। इसके बाद का पीरियड थोड़ा सा वेग हो जाता है बिहार में, बट ठीक है। कुषाण डायनेस्टी के बारे में जानते हैं। कुषाण डायनेस्टी जो थी इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो शासक था वो था कनिष्क। कुषाण डायनेस्टी का ये फाउंडर नहीं था, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट शासक था कनिष्क। सो कनिष्क कॉन्कर्ड पाटलिपुत्रा एंड टुक अश्वघोष, जो कि पाटलिपुत्र का एक बहुत ही विद्वान आदमी था। अश्वघोष को ये अपने साथ ले जाता है। ठीक है, पाटलिपुत्रा पे अटैक करता है, उसको जीतता है और अश्वघोष को अपने साथ ले जाता है। ड्यूरिंग कुषाण पीरियड नागार्जुना वाज ए रिनोड केमिस्ट ऑफ नालंदा। ड्यूरिंग कुषाण पीरियड नागार्जुन जो था वो एक रिनोड केमिस्ट था नालंदा का। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू लेबोरेटरी इन द लेबोरेटरी द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द लेबोरेटरी बीकर वाज इन्वेंटेड बाई नागार्जुन। ये जो बीकर आज भी हम यूज़ करते हैं केमिस्ट्री के फील्ड में, बीकर में गर्म करने लगते हैं, ये बीकर जो है ये जो है नागार्जुन की ही देन है। आफ्टर द फॉल ऑफ कुषाण एम्पायर पाटलिपुत्रा वॉज रूल्ड बाई लिच्छवीज। कुषाण एम्पायर के बाद पाटलिपुत्रा जो था इसको रूल करते हैं लिच्छवी। लिच्छवियों का शासन जो है कुछ देर के लिए आ जाता है पाटलिपुत्रा पर। फिर जो बड़ी डायनेस्टी आती है मगध पे वो आती है गुप्त डायनेस्टी। फिर जो बड़ी जो डायनेस्टी आती है वो आती है गुप्त डायनेस्टी। सो समुद्रगुप्ता की एक प्रयाग प्रशस्ति है। वैसे तो गुप्त एम्पायर का डायनेस्टी का फाउंडर श्रीगुप्त था, लेकिन हम अगर देखें समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, जो कि इलाहाबाद पिलर भी कहते हैं, कुमार गुप्त की बिलसड़ की पिलर इंक्रिप्शन और स्कंदगुप्त की भीतरी पिलर इंक्रिप्शन कंक्लूडेड दैट द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज श्रीगुप्ता। इस जो डायनेस्टी थी इसका जो फर्स्ट रूलर था या फिर फाउंडर कह सकते हैं वो श्रीगुप्ता था। हु एज्यूम द टाइटल ऑफ महाराज। इसने महाराज का टाइटल रखा था, महाराजाधिराज का नहीं रखा था, महाराज का टाइटल रखा था। इसका सक्सेसर घटोचक हुआ
और जो रियल फाउंडर माना जाता है गुप्तों का, वो था चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन वाज द फर्स्ट रूलर हु अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। ये रियल फाउंडर भी माना जाता है इसका। और इसने जो है लिच्छवी के एक प्रिंसेस कुमारा देवी से शादी किया और इसके पावर में बहुत वृद्धि हुई इस शादी के बाद। ऑन द बेसिस ऑफ कोरोनेशन 319 AD में ही स्टार्टेड गुप्त एरा। चंद्रगुप्त वन जो था, इसने गुप्त एरा 319 AD में अपने कोरोनेशन के साल को ये स्टार्ट किया था गुप्त एरा। तो ये भी पूछा जाता है कि गुप्त एरा कब स्टार्ट हुआ था, तो 319 AD में स्टार्ट हुआ था। द होल ऑफ बिहार एंड सम पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वेर इंक्लूडेड इन हिज किंगडम। पूरा बिहार और कुछ पार्ट जो था उत्तर प्रदेश का इसके किंगडम में था उस समय, ठीक है, गुप्तों के किंगडम में था, यानी कि चंद्रगुप्त वन के किंगडम में था। फिर इसका लड़का गद्दी पे बैठता है और ये महानतम शासकों में से एक है। अगेन भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। समुद्रगुप्त जो है गद्दी पे बैठता है। ऑन इंक्रिप्शंस एंड क्वाइंस ही हैज़ बीन गिवन द टाइटल्स ऑफ प्रक्रमांक इसे बोलते हैं, अपराध तीर्थ बोलते हैं, व्याघ्र पराक्रम भी बोलते हैं, यानी कि इसने बाघ को मारा था, बाघ को मार के ये जीत गया था बंदा। सर्वराज चेट्टा भी इसको बोलते हैं। समुद्रगुप्त के कई सारे नाम हैं जिसमें व्याघ्र पराक्रमा, सर्वराज चेट्टा, पराक्रमंक और अप्रतिरथ वगैरह शामिल है। हिस्टोरियन स्मिथ की माने तो ही हैज़ कॉल्ड हिम नेपोलियन ऑफ इंडिया। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा है, ये भी पूछ लेता है कई बार, किसने कहा है। ये तो सब जानते हैं कि भारत का नेपोलियन कौन है, समुद्रगुप्त। किसने कहा, तो हिस्टोरियन स्मिथ ने कहा। ही कनकर्ड 9 किंग्स। इसके बेसिकली दक्षिण पथ में इसका इसने उत्तर पथ कैंपेन किया, दक्षिण पथ कैंपेन किया। तो उत्तर पथ का जो कैंपेन था समुद्रगुप्ता का, इसमें ये 9 जो किंग को ये हरा देता है। उत्तर पथ का जो इसका कॉन्क्वेस्ट था या फिर कैंपेन था कह सकते हैं, उसमें इसने 9 किंग को हराया था। एंड ही कनकर्ड 12 किंग्स इन दक्षिणापथ कैंपेन। 12 किंग को दक्षिणापथ कैंपेन में ये हराता है। समुद्रगुप्ता ओनली क्लेम्ड सुजेनिटी ओवर द टेरिटरीज कनकर्ड इन दक्षिण पथ में। दक्षिण पथ में जो जीतता है उस पर वो फिर से उन शासकों को बिठा देता है और कहता है कि मेरी सुजेनिटी मानो, कि भाई महान कौन है, तो समुद्रगुप्ता है, ये मानो, खाली सुजेनिटी मानो, बाकी अपना राजपट चलाओ। लेकिन जो उत्तर पथ में हराता है उसको वो वापस नहीं लौटाता है, ठीक है। हिज पॉलिसी वॉज दैट ऑफ ग्रहणा और कैप्चर ऑफ द इनेमी, मोक्षा और लिबरेशन एंड अनुग्रह और री इंस्टेटिंग हिम, ठीक है। क्या करता है, पहले कैप्चर करता है अपने इनेमी को, मोक्ष करता है, लिबरेट करता है उसे, और फिर दोबारा उसको गद्दी पे बिठा देता है। इसकी पॉलिसी थी ये दक्षिण पथ वाले जो इसका कैंपेन था उसमें, मतलब कि पहले इनेमी को पकड़ो, फिर उसे छोड़ो, फिर उसे गद्दी पे बिठा दो। ये इसकी पॉलिसी थी दक्षिण पथ में। लेकिन उत्तर पथ वाले में ये पॉलिसी नहीं थी। उत्तर पथ वाले में इसकी पॉलिसी बहुत क्लियर थी कि भैया हराओ, और कई बार तो मार भी देते थे, और उसके राजपाट को हड़प लो। द प्रेज ऑफ समुद्रगुप्ता ऑन अशोकाज अलाहाबाद पिलर इंक्रिप्शन हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड टू हिज कोर्ट पोएट हरिसेना। तो ये अशोक स्तंभ के ऊपर जो इलाहाबाद पिलर है उसमें 33 लाइन में 33 लाइंस में जो है ये यहाँ पे इसके कोर्ट पोएट हरिसेना ने तारीफ़ की है समुद्रगुप्ता की, तारीफ़ करी है समुद्रगुप्ता की। फिर उसके बाद समुद्रगुप्ता के बाद थोड़े समय के लिए बैठता है रामगुप्ता, जो कि एक वीक रूलर माना जाता है, और इसने अपनी बीबी को ही ये मतलब दाव पे लगा दिया था, बीबी को दे दिया था, ठीक है। सो हिस्ट्री अबाउट हिम इज़ नॉट क्लियर, बट कहीं कहीं मैं पढ़ा हूँ कि रामगुप्त ने अपनी जो बीवी थी उसको मतलब डर के मारे किसी को दे दिया था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने वापस लाया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, विक्रमादित्य ने वापस लाया था उसको, और उससे शादी भी कर लिया था, रामगुप्त को मार भी दिया था। सो चंद्रगुप्त द्वितीय ही इज़ ऑल्सो नोन बाई अदर नेम्स टाइटल्स लाइक देवराज के नाम से भी जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो देव जितना है चंद्रगुप्त द्वितीय से लगा देना, देवराज, देवगुप्त, देवश्री, विक्रमादित्य तो है ही इसका फेमस,
चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी बोलते हैं, या फिर परम भागवत भी इसे बोलते हैं, परम भागवत के नाम से भी ये जाना जाता है। अगेन बताता हूँ, देवराज, देवगुप्त, देवश्री, विक्रमादित्य, परम भागवत वगैरह इसके अदर नेम्स हैं। इसने जो है ही मैरिड ध्रुव देवी एंड कुबेर नागा। ध्रुव देवी जो थी वो रामपाल की ही वाइफ थी, ठीक है, और कुबेर नागा, नाग किंग की एक बेटी थी, उससे भी शादी किया था। एक आयरन पिलर है दिल्ली में, मेहरौली में जाओगे, जब कुतुब कॉम्प्लेक्स में जाओगे तो वहाँ पे एक आयरन पिलर है जिसमें इस शासक का साइन है, मेंशन है इसका। सो द आयरन पिलर इंक्रिप्शन एट मेहरौली इन दिल्ली describes the victory by Chandra, ruler over the Bahlikos across the Indus and Banga rulers in the east. Chandra is identified with Chandragupta Dvitiya. He married his daughter Prabhavati, इसकी बेटी थी प्रभावती नाम था। इसकी शादी इसने वाकाटक किंग रुद्रसेन द्वितीय से की थी। वाकाटक के किंग रुद्रसेन द्वितीय से इसने अपनी बेटी की शादी कर दी थी, ठीक है, इसने अपनी बेटी की शादी की थी वाकाटक किंग रुद्रसेन द्वितीय से। चाइनीज ट्रैवलर फाहियान जो है इसके समय में ये आया था, ठीक है, इसी के शासनकाल में फाहियान जो था, जो कि एक चाइनीज ट्रैवलर था, इसी के समय में ये आया था, ठीक है, फाहियान। और ये इंडिया में 14 साल तक रहा था। फाहियान इसी के समय में आया था इंडिया में और 14 साल तक ये इंडिया में रहा था। इट इज़ बिलीव्ड दैट 9 जेम्स, जो 9 रत्न हैं, 9 जेम्स रिसाइडेड इन हिज कोर्ट विच इंक्लूड्स स्कॉलर लाइक कालिदास, धनवंतरी जो कि एक बहुत बड़ा मतलब मेडिकल से रिलेटेड था, सापनाक और अमर सिंह, शंकु, बीटल भट्ट, घटकार पार, ब्राह्मित्र और वररुचि। ये जो है 9 जो जेम्स थे, 9 रत्न जिसे कहते हैं, इसी के शासनकाल में थे, ठीक है। फिर इसके बाद जो है कुमारगुप्त का शासन पीरियड आता है, कुमारगुप्त वन का। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बाद कुमारगुप्त वन का शासनकाल आता है। मंदसौर इंस्क्रिप्शन की माने, मंदसौर इंस्क्रिप्शन प्रशस्ति कंपोज्ड बाई वत्साभति, इट गिव्स डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट कुमारगुप्त। डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलता है कुमारगुप्त के बारे में। इट इज़ नोन फ्रॉम द भीतरी पिलर इंक्रिप्शन ऑफ स्कंदगुप्ता दैट, और ये भीतरी पिलर इंक्रिप्शन जो है बहुत फेमस है स्कंदगुप्ता की। भीतरी पिलर इंक्रिप्शन की माने स्कंदगुप्ता की, दैट ड्यूरिंग द रेन ऑफ कुमारगुप्ता देयर वाज एन इन्वेशन ऑफ पुष्यमित्रास एंड टू स्टॉप देम कुमारगुप्ता सेंट स्कंदगुप्ता, ठीक है, स्कंदगुप्त को भेजा था, नालंदा यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया था। सबसे इम्पोर्टेंट इसका यही है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को इसने इसी के शासनकाल में बेसिकली इस्टेब्लिश हुआ था। नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बहुत पुरानी, बहुत प्राचीन यूनिवर्सिटी, बहुत फेमस बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी ये। कुमारगुप्ता एज्यूम द टाइटल ऑफ महेंद्रादित्य, ठीक है, महेंद्रादित्य का टाइटल इसको, और ये भी सवाल पूछा गया है कई बार, ठीक है, देव वाला जहाँ है चंद्रगुप्त द्वितीय लगाना, महेंद्र वाला है तो कुमारगुप्त लगाना। स्कंदगुप्त के समय हुड़ों का आक्रमण हुआ, बहुत फेमस। जूनागढ़ का इंक्रिप्शन एक है दैट शोज, जूनागढ़ राजस्थान में पड़ता है, वहाँ पे इंक्रिप्शन है दैट शोज दैट स्कंदगुप्ता हैड थ्वार्टेड द इन्वेशन ऑफ मलेच्छाज। मलेच्छ मतलब हुड़ों को मलेच्छ कहा गया है। इसको ये थ्वार्ट किया मतलब एवॉइड किया, मतलब इसको इसने ना रोका, हुड़ों के आक्रमण को काफ़ी विफल किया इसने। ही गॉट सुदर्शन लेक बिल्ट बाई चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। इसको रिनोवेट भी किया था। ये भी हमें जूनागढ़ का जो इंक्रिप्शन है रुद्रवर्मन का, उससे हमें पता चलता है। अकॉर्डिंग टू कहाउम इंक्रिप्शन ही एज्यूम द टाइटल ऑफ सकादित्य, सकादित्य का टाइटल कहाउम के इंक्रिप्शन से पता चलता है। ही सेंट हिज एम्बेसडर टू चाइना ऑल्सो, तो स्कंदगुप्ता हो गया। इसके बाद जो है स्कंदगुप्ता के बाद वीक सक्सेसर आ गए और फिर लेट गुप्ता पीरियड आ गया। लेट गुप्त पीरियड आ गया।
चाइनीज़ ट्रैवलर जो है सुंगयून आया था इंडिया में 515 से लेकर 520 एडी के बीच में, बट इसका नाम इतना फेमस नहीं हुआ जितना ह्वेनसांग का हुआ। ह्वेनसांग इंडिया में आया हर्षवर्धन के शासनकाल में और 16 साल तक ये इंडिया में रहा। 629 एडी से लेकर 645 एडी तक ह्वेनसांग इंडिया में रहा। अकॉर्डिंग टू ह्वेनसांग द रूलर ऑफ मगधा वाज नरसिम्हगुप्ता, जिसे नरसिम्हगुप्ता बालादित्य डिफीटेड मिहिरकुल। ठीक है, रूलर ऑफ मगध जो था नरसिम्हगुप्त बालादित्य, ही डिफीटेड मिहिरकुल, जो कि एक हुड़ था मिहिरकुल। ठीक है, आफ्टर स्कंदगुप्ता हिज सक्सेसर पुरुगुप्त हो गया, कुमारगुप्त द्वितीय हो गया, बुद्धगुप्त हो गया, नरसिम्हगुप्त बालादित्य हो गया, वैन्यागुप्त हो गया, कुमारगुप्त तृतीय हो गया। इन्होंने लेटर गुप्त पीरियड में शासन किया। विष्णुगुप्त वाज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी, जो कि पूछा जा सकता है कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। सो विष्णुगुप्त विल बी द राइट आंसर। द मगध एम्पायर केम टू एन एंड विद द राइज ऑफ गुप्त डायनेस्टी। ठीक है, ये तो जानते ही हैं कि मगध एम्पायर जो है ख़त्म हो गया विद द एंड ऑफ गुप्त डायनेस्टी। फिर आता है राइज ऑफ, नहीं होगा, एंड ऑफ होगा, पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी का फाउंडर था गोपाल, और ये सवाल बीपीएससी का फेवरेट है कई बार पूछा जा चुका है कि पाल डायनेस्टी का, राष्ट्रकूट डायनेस्टी का, ये सब का एक ना एक जो है ना फाउंडर जरूर पूछ लेता है। तो पाल डायनेस्टी का फाउंडर था गोपाल था पाल डायनेस्टी का फाउंडर। 750 से लेकर 770 एडी तक इसने शासन किया। ही इज़ बिलीव्ड टू बी द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी। बिलीव्ड क्या, यही है ही। बिहार वॉज इंक्लूडेड इन हिज किंगडम। पालों के डायनेस्टी में बिहार को इंक्लूड किया गया गोपाल के द्वारा इंक्लूडेड था ऑलरेडी। ठीक है, गोपाल ने फाउंड किया था ओदंतपुरी महाविहार। ठीक है, जो कि बिहार शरीफ में लोकेटेड था। ठीक है, ओदंतपुरी महाविहार एंड यूनिवर्सिटी विच वेयर लोकेटेड इन बिहार शरीफ, नालंदा डिस्ट्रिक्ट, बिहार शरीफ में लोकेटेड। तो ओदंतपुरी पूछ लेता है कि कहाँ लोकेटेड था। एंशिएंट ओदंतपुरी महाविहारा वाज लोकेटेड इन, करेक्ट आंसर होगा बिहार शरीफ, नालंदा। सो दिस महाविहारा वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ पंचानन रिवर ऑन हिरण्याप्रबत माउंटेन। दिस महाविहारा वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ पंचानन रिवर ऑन हिरण्यापर्वत माउंटेन। इसके बाद गोपाल के बाद गद्दी पे बैठता है पाल डायनेस्टी में धर्मपाल का पीरियड था 770 से लेकर 810 एडी का। इन हिज टाइम ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल, ट्राइपर्टाइट का मतलब है त्रिपक्षीय, जिसमें एक पक्ष था प्रतिहारों का, दूसरा पालों का था और एक था राष्ट्रकूटों का। ठीक है, सो दिस स्ट्रगल वाज कॉल्ड ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल। प्रतिहार किंग वत्सराज डिफीटेड धर्मपाल। लेटर ऑन राष्ट्रकूट किंग ने ध्रुव जिनका नाम था, ही डिफीटेड बोथ धर्मपाल एंड वत्सराज। और इस स्ट्रगल को जो है ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल कहा गया है और काफ़ी फेमस स्ट्रगल है ये हिस्ट्री में। ऑन द रिटर्न ऑफ ध्रुव टू साउथ धर्मपाल अटैक्ड कन्नौज एंड डिफीटेड इंद्रयुद्धा। ठीक है, इंद्रयुद्धा एंड प्लेस्ड हिज सपोर्टर चक्रयुद्ध ऑन द थ्रोन ऑफ कन्नौज की गद्दी पे चक्रयुद्ध को बिठा देता है। एट द टाइम ऑफ धर्मपाला द प्रतिहारा रूलर नागभट्ट द्वितीय सन ऑफ वत्सराजा conquered the area up to मुंगेर फॉर सम टाइम एंड धर्मपाला इस्टेब्लिश विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। सबसे इम्पोर्टेंट धर्मपाल से रिलेटेड क्या है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो कि भागलपुर में मानी जाती है। ठीक है, और इट वाज बिल्ट बाय धर्मपाला। सो विक्रमशिला महाविहार या फिर यूनिवर्सिटी आर सिचुएटेड इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी। और इसे इब्न बख्तियार खिलजी ने इसे तहस नहस बर्बाद कर दिया था। विक्रमशिला महाविहार एंड यूनिवर्सिटी आर सिचुएटेड इन द भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी। द सोमपुरा जो है, सोमपुरा महाविहारा, इट इज़ इन पहाड़पुर विलेज ऑफ नवगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश, वाज ऑल्सो बिल्ट बाई धर्मपाला। तो ये शायद आपसे ना पूछे, बट ये एक फैक्ट है। इट इज़ करेंटली इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, और अभी भी ये सुरक्षित है। फिर आता है धर्मपाल हैज़ बिन कॉल्ड
परम सौगात, धर्मपाल को कहा गया है परम सौगात। इन द इंक्रिप्शंस द गुजराती पोइट सोडल हैज़ कॉल्ड हिम उत्तर पथ स्वामीन। उत्तर पथ स्वामीन के नाम से जाना जाता है किसे? धर्मपाला को। ये भी सवाल पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। और ये किसने कहा था? तो गुजराती पोएट सोडल ने कहा था। धर्मपाल के बाद गद्दी पे बैठा देवपाल। इससे इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसने जो है 5 विलेजेस दान किए थे और इसने अपनी मुंगेर को कैपिटल बना ली थी। तो बिहार से रिलेटेड है मुंगेर, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि पूछ सकता है कि भाई पालों के समय में किस शासक ने मुंगेर को अपनी कैपिटल बनाई थी? तो आंसर होगा देवपाल। इसने साथ में 5 विलेजेस दे दिए थे शैलेंद्र डायनेस्टी के रूलर बालपुत्र देव, जो कि जावा का निवासी था, उसको 5 विलेज दिए थे दान के तौर पे। सुमात्रा, जावा सुमात्रा इंडोनेशिया, ताकि वहाँ पे एक विहारा बना सके ये नालंदा में, ताकि ये नालंदा में एक विहार बना सके। शैलेंद्र डायनेस्टी के बालपुत्र को दिया था इसने 5 विलेज। फिर आता है महिपाल वन आता है। सो ही इज़ क्रेडिटेड विद द रिस्टोरेशन ऑफ पायल डायनेस्टी। देखो देवपाल के बाद जो पायल डायनेस्टी थी थोड़ी टूट सी गई थी, उसके बाद फिर महिपाल आता है। और महिपाल वन जो था, इसको माना जाता है कि इसने जो है रीस्टोर किया था पाल डायनेस्टी के गौरव को। राजेंद्र चोला ने अटैक किया था पाल डायनेस्टी को इसी के समय, एंड ही सेंट, मतलब कि महिपाल सेंट एन इनवॉय टू तिब्बत अंडर द लीडरशिप ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क अंतिम दीपंकर के लीडरशिप में एक टीम भेजा था, दूत भेजा था तिब्बत में। रहता है रामपाल का पीरियड। रामपाल इज कंसिडर्ड टू बी द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। इट वाज ड्यूरिंग हिज रेन दैट कैवर्त रिवेलियन टुक प्लेस। अब आती है इस डायनेस्टी के बाद कर्नाट डायनेस्टी शासन में, कर्नाट डायनेस्टी। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि कर्नाट डायनेस्टी बिहार वाले एग्जाम के लिए बहुत फेमस है। कर्नाट डायनेस्टी के फाउंडर को पूछ लेता है तो उसका फाउंडर था नन्यदेव, यानी कि द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज नन्यदेव। आफ्टर हिज गंगदेव एंड देन हिज सन नरसिम्हदेव बिकम रूलर्स। कर्नाट डायनेस्टी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसका फाउंडर। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नरसिम्हदेव बख्तियार खिलजी, हाँ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि किसके शासनकाल में बख्तियार खिलजी ने अटैक किया था, जो कि मुस्लिम अटैक हुआ है बिहार पे, तो ये हुआ था नरसिम्हदेव के समय में। बख्तियार खिलजी अटैक्ड बिहार एंड डिस्ट्रॉयड महाविहाराज लाइक नालंदा और विक्रमशिला जैसे महाविहारा को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया, तहस नहस कर दिया। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने। तो ये नरसिम्हदेव का नाम याद रखेंगे और नन्यदेव का याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो प्राचीन बिहार का इतिहास है, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार है, वो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग लेके आएंगे मिडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार, जिसे अच्छे से कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।